हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महाराजा ऑडियो बुक चैनल पर। दोस्तों लीजिए, मैं पुनः हाजिर हूं आपके सामने बबूसा और राजा देव के दूसरे एपिसोड को लेकर। दोस्तों आपको मज़ा तो बहुत आ रहा होगा, तो चलिए और मज़ा लीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं बबूसा और राजा देव एपिसोड नंबर 2। अगले दिन रानी ताशा की नींद खुली तो सोमाथ को चौकस मुद्रा में वहां मौजूद पाया। सोए उठने पर रानी ताशा का खूबसूरत चेहरा खिला हुआ और भी सुंदर लग रहा था। वो किसी सीनरी की हीरोइन की तरह लग रही थी जो कि दीवार पर टंगी होती है। उसके रस भरे गुलाबी होंठ जैसे अपनी दास्तान सुना रहे हों। नींद से भरी उसकी बड़ी आंखों पर जब पलकें झपकती तो समा और भी सुहावना सा महसूस होने लगता। यहाँ की सुबह कैसी है सोमाथ? रानी ताशा ने मुस्कुराकर पूछा। कुछ अलग है क्या? यहाँ का सूरज हमारे जैसा नहीं है। यहाँ का सूरज ऊपर आसमान के बीचों बीच आ जाता है। अच्छा, तुमने देखा? रानी ताशा की निगाह सोमाथ पर थी। हाँ, कुछ देर पहले बाहर गया था तो देखा। मुझे अकेला छोड़ गए थे? हमारे 3 आदमी तब इस कमरे के बाहर खड़े थे, लेकिन इस ग्रह का सूरज और हमारे ग्रह का सूरज है तो एक ही। सूर्य एक ही है, परंतु यहाँ पर वो आसमान में पहुँच जाता है। जब सुबह दिखा तो ग्रह के एक तरफ था, उसके बाद बीच में यहाँ के लोगों के सिरों की तरफ आने लगा। ये पृथ्वी ग्रह दिलचस्प है। रानी ताशा मुस्कुराई। सोमाथ ने कुछ नहीं कहा। महापंडित ने तुम्हारे दिमाग में बहुत अच्छे ढंग से जानकारी भरी है। वो सच में महान है। मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। जरूर तुम हो। रानी ताशा उठ खड़ी हुई। कोई नई बात? कुछ नहीं, परंतु सुबह से यहाँ के लोग इस कमरे में झांक कर तुम्हें देखने की चेष्टा करते रहे। कौतूहल है उन्हें कि रानी ताशा इतनी खूबसूरत क्यों है। रानी ताशा बोली। यहाँ की औरतें खूबसूरत नहीं हैं, सोमाथ ने कहा। औरत देखने में जैसी भी हो, मर्द के लिए वो खूबसूरत ही होती है। औरत है ही ऐसी। औरतें ना होती तो जहान वीरान सा लगता, कोई रंगीनी ना होती। इस दुनिया को बनाने के पीछे औरत का ही हाथ है, वरना मर्द तो किसी काम के नहीं है। मर्दों से काम लेना पड़ता है। इनका बस चले तो ये कोई भी काम ना करें। राजा देव के बारे में ऐसे ही विचार हैं आपके? सोमाथ ने पूछा। राजा देव? रानी ताशा ने गहरी सांस ली। राजा देव जैसा मर्द मिलना बहुत कठिन है सोमाथ। वो प्यार करना भी जानता है और अपना काम करना भी जानता है। उस जैसा कोई दूसरा नहीं। तभी तो उसे वापस ले जाने के लिए मुझे पृथ्वी ग्रह पर आना पड़ा। मैंने राजा देव के साथ बुरा व्यवहार किया। मैंने जो किया वो मुझे कभी नहीं करना चाहिए था। ये बात मुझे तब समझ में आई जब राजा देव को मैंने खो दिया। अब उसी भूल को सुधारने पृथ्वी पर आई हूँ। राजा देव से प्यार है आपको? सोमाथ ने पूछा। बहुत। उन्हें चाहती हैं? अपने से भी ज़्यादा। राजा देव भी आपको चाहते हैं? रानी ताशा सोमाथ को देखने लगी। आंखें गीली हो गईं। आपने जवाब नहीं दिया। राजा देव मुझे बहुत चाहते हैं। वो मेरे दीवाने रहे हैं। उनका प्यार करने का ढंग भी सबसे जुदा था। वो बस करो सोमाथ। पुरानी बातों को याद करके मुझे तकलीफ होती है कि राजा देव ने मुझे इतना प्यार किया और मैंने। आप रो रही हैं? रानी ताशा ने गीली आंखों को साफ किया। मैंने पूछा था कि राजा देव भी आपको चाहते हैं। अब क्या हालात हैं मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। उसके बाद से राजा देव पृथ्वी ग्रह पर आकर 3 जन्म ले चुके हैं। ऐसे में उन्हें वो जन्म याद नहीं होगा। महापंडित ने बताया था, लेकिन महापंडित का कहना है कि मेरा चेहरा देखने के बाद राजा देव को वो जन्म याद आने लगेगा। मैं याद आने लगूंगी। आपने तब क्या किया था राजा देव के साथ? रानी ताशा चुप सी हो गई। मेरा मतलब है कि राजा देव को ये बात भी याद आ सकती है। क्या आपने बहुत बुरा किया था राजा देव के साथ? हाँ, रानी ताशा के होंठ हिले। तब तो वो बात याद आते ही राजा देव आपसे नाराज हो जाएंगे। यही तो डर है मुझे।
अगर नाराजगी में राजा देव ने आपके साथ सदूर ग्रह पर जाने को मना कर दिया तो राजा देव को सदूर ग्रह पर ले जाना ही मेरा लक्ष्य है और इसमें तुम मेरी सहायता करोगे सोमाथ। रानी तासा ने गंभीर स्वर में कहा। अपने ग्रह पर पहुंचकर राजा देव मुझे जो भी सजा देंगे उसे मैं स्वीकार करूंगी। अगर राजा देव ने आपको कठोर सजा दे दी तो? रानी तासा के होंठ भिज गए। अगर राजा देव ने महापंडित को हुक्म दिया कि तुम्हारी जान ले ले और दोबारा तुम्हारा जन्म न कराए तो तब क्या फायदा होगा राजा देव को सदूर ग्रह ले जाने का? तुम्हें तो कोई फायदा नहीं हुआ, सोमाथ ने कहा। रानी तासा एकाएक मुस्कुराई और सोमाथ से बोली, सच में महापंडित ने तुम्हारा दिमाग बहुत शानदार बनाया है। आप ये सोच कर रहिए कि राजा देव आपको कठोर सजा देंगे। मैंने राजा देव के साथ जो व्यवहार किया था उसके बदले में मैं कठोर सजा की ही हकदार हूँ। रानी तासा गंभीरता से कह उठी, मुझे राजा देव की दी हर सजा मंजूर है, परंतु सजा मैं सदूर ग्रह पर ही स्वीकार करूंगी। मेरा लक्ष्य राजा देव को सदूर ग्रह पर ले जाना है। राजा देव बेहतर ढंग से अपने ग्रह को संभाल सकते हैं। मुझे उनसे प्यार है। अगर उन्होंने प्यार के बदले मुझे सजा दी तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैंने भी तो बुरा किया था उनके साथ। औरतें कैसी होती हैं मैं ठीक से जान नहीं पाया। क्यों? प्यार भी करती हैं, धोखा भी देती हैं और सजा भी खुशी से। तभी ओमारू ने भीतर प्रवेश किया। रानी तासा को देखते ही मुस्कुराकर बोला, जाग गई तुम? आधा दिन बीत गया, मैं तो कब से तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था। रात का खाना बहुत अच्छा था ओमारू। मैं दिल से दोस्त का स्वागत कर रहा हूँ। रानी तासा हमारी दोस्त है और ओमारू रानी तासा की दोस्त है। रानी तासा ने मुस्कुराकर कहा, आपके लिए अब खाना तैयार है, लाऊं क्या? कुछ देर बाद। अभी मैंने पोपा के भीतर जाना है, उसके बाद बाहर निकलकर खाना खाऊंगी। कहने के साथ ही रानी तासा ने एक तरफ रखा ट्रांसमीटर जैसा यंत्र उठाकर हाथ में लिया। सुना है तुम्हारे ग्रह का सूर्य सिर पर पहुंच जाता है। ये तो सामान्य बात है, परंतु हमारे लिए नई बात है, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य इस तरह नजर नहीं आता। आओ सोमाथ, बाहर चलें, सूर्य भी देख लेंगे और पोपा के भीतर जाकर आवश्यक काम भी पूरे कर लेंगे। रानी तासा ने कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ओमारू साथ चल पड़ा। सोमाथ पीछे था। रानी तासा, ओमारू साथ चलते बोला, क्या तुम्हारे मुंबई जाने का इंतजाम कर दूं? मुंबई क्यों? रानी तासा कमरे से बाहर निकल आई थी। आपने कहा था कि राजा देव की तलाश के लिए। मुझे कोई जल्दी नहीं है राजा देव की तलाश की। रानी तासा मुस्कुराकर कह उठी, कुछ और भी सोचकर आई हूँ, वो सब भी पूरा करना है। सब काम ही होने हैं, जैसा तुम ठीक समझो। फिर रानी तासा वहां से निकली जहां चबूतरे पर मूर्ति मौजूद थी। वो ठिठकी। वहां काफी लोग आ जा रहे थे। रानी तासा को उत्सुक निगाहों से देख रहे थे। ओमारू, ये मूर्ति मुझे अच्छी नहीं लगी, रानी तासा कह उठी। ओमारू ने उलझन भरी निगाहों से रानी तासा को देखा। सोमाथ 2 कदम पीछे खड़ा था। सुना ओमारू, ये मूर्ति हमारी देवी है, हम इसकी पूजा करते हैं। ओमारू अजीब से स्वर में कह उठा। पत्थर की मूर्ति देवी कैसे बन सकती है? रानी तासा मुस्कुराई। पर यह हमारी देवी है। मैं तुम्हें नई देवी की मूर्ति पोपा में भेजूंगी। ये मूर्ति टूट फूट चुकी है। मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? अच्छी हो तुम। तो फिर यहाँ पर मेरी मूर्ति लगा लो, मुझे अपनी देवी बना लो। ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं देवी के रूप में अच्छी नहीं लगूंगी? ओमारू चुप रहा। हम दोस्त हैं ना ओमारू? हाँ, तो एक दोस्त को दूसरे की बात माननी चाहिए। इस टूटी फूटी मूर्ति को उठाकर बाहर खड़ा कर दो। बाहर? हाँ, ये चबूतरा खाली करा दो, यहाँ मैं बैठा करूंगी। ये असंभव है, ओमारू के होठों से निकला। चबूतरे पर जादूगरनी के अलावा कोई नहीं बैठ सकता। ये हमारी देवी की मूर्ति है, इसे यहाँ से बाहर नहीं निकाला जा सकता। तुम्हारी बातें अजीब सी हैं रानी तासा। कुछ भी अजीब नहीं है। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ। मैं तुम सबके लिए अपने ग्रह से उपहार लाई हूँ। हमारा रिश्ता पुराना है और अटूट है।
तुम्हें मेरी बात जरूर माननी चाहिए। ये संभव नहीं। मूर्ति को बाहर निकालना? हाँ, ये हमारी देवी है। भला ये तुम्हें क्या तकलीफ दे रही है? ये तो रहने दो। रानी तासा मुस्कुराई। इस बारे में हम फिर बात करेंगे। उमारू, मुझे अब पोपा में जाना है और बाहर का सूरज भी देखना है कि वो आसमान के बीच में पहुंचकर कैसा दिखता है। फिर रानी तासा पलटकर सोमात से बोली, हमारे लोग क्या कर रहे हैं? मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा। वो इस सारी जगह को ठीक से देख रहे हैं, सोमात ने कहा। ठीक है, चलो। वे तीनों पहाड़ से बाहर निकले। बाहर धूप खिली हुई थी। जमीन हर तरफ बर्फ से ढकी चांदी की तरह सफेद दिख रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। यहाँ का मौसम कितना अच्छा है, रानी तासा कह उठी। काश राजा देव इस ग्रह के मालिक होते। रानी तासा, सोमात बोला, सूर्य को देखिए, वो किस तरह आसमान के भीतर ऊपर आ गया है। रानी तासा ने सिर उठाकर ऊपर देखा। सूर्य को देखा तो उसी पल उसके होठों से निकला, अद्भुत! ओह, ये मैं क्या देख रही हूँ? सूर्य आसमान के बीच में आ गया। अति अद्भुत! ऐसा नजारा मैंने पहले कभी नहीं देखा। सोमात, ये तो कमाल हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जो मैं देख रही हूँ वो सच है। मैंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा। ये पृथ्वी ग्रह कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। हमारे ग्रह पर सूर्य ऐसा नहीं होता। उमारू मूर्ति के पीछे के रास्ते से होता वहां जा पहुंचा जहां होम्बी रहती थी। कमरे में मसाल जल रही थी। लाल सा प्रकाश फैला था। होम्बी अपने बिस्तरे जैसे पत्थर पर लेटी हुई थी। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा सोच में डूबा हुआ था। उसके सिर के काले बाल सिर के आसपास बिखरे हुए थे। आहट सुनकर भी होम्बी ने उसकी तरफ नहीं देखा। जादूगरनी, ओमारू उसके पास बैठता कह उठा। बोल। होम्बी के होंठ हिले। मध्यम सी आवाज उभरी। मैं परेशान हो रहा हूँ, ओमारू बोला। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये वक्त ठीक नहीं चलेगा। क्या परेशानी हो गई? ओमारू चुप रहा। रानी तासा से मिला? होम्बी बोली। हाँ जादूगरनी, क्या कहता है तू उसके बारे में? वो खूबसूरत है, अच्छी है, सब ठीक है, परंतु वो देवी की मूर्ति हटाने को कह रही है। होम्बी उठ बैठी। चिंता भरी निगाहों से ओमारू को देखा। देवी की मूर्ति? वो उसे पत्थर कह रही है। कहती है इसे यहाँ से उठाकर बाहर रख दो, चबूतरे पर मैं बैठूंगी। ये अनर्थ है, होम्बी के होठों से निकला। मैंने तो पहले ही कहा था कि पोपा के आने से हमारा कोई भला नहीं होगा, कुछ नुकसान ही हो सकता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हारा जादू क्या कहता है? ओमारू ने पूछा। मुझे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। मैं भविष्य में नहीं देख पा रही हूँ। मेरे जादू को जाने क्या हो गया है कि उसने काम करना बंद कर दिया। भविष्य में झांकती हूँ तो धुंधला सा दिखता है, स्पष्ट नहीं। मैं क्या करूँ जादूगरनी? जाति का सरदार है तू। जाति के भले के लिए जो ठीक लगता है वो कर, होम्बी बोली। रानी तासा हमारी दोस्त है। तेरे को जाति प्यारी है या दोस्ती? जाति तो सख्ती से कह दे उसे कि दोस्तों की तरह मेहमान बन के रहे, होम्बी शांत स्वर में बोली। ये कहना ही होगा, ओमारू गंभीर था। अगर तेरा जादू ठीक से काम करता तो मेरे लिए आसानी हो जाती। मेरी शक्तियों को रानी तासा के आते ही जाने क्या हो गया है। सिर्फ बबूसा का चेहरा ही स्पष्ट दिखता है मुझे, बाकी सब धुंधला नजर आता है। ऐसे वक्त में बबूसा क्यों दिख रहा है मुझे? जरूर कोई बात होगी। वो तो है, पर मुझे आने वाले वक्त का स्पष्ट आभास क्यों नहीं हो रहा? तुमने कोशिश की? बहुत कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हो रहा, होम्बी ने गंभीर स्वर में कहा। ओमारू होम्बी को देखता रहा, फिर बोला, तुम मुझे कोई राह नहीं दिखा रही जादूगरनी। होम्बी ओमारू को देखती रही, फिर कह उठी, राह दिखाने का वक्त निकल गया है। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा गंभीर था। क्या मतलब? वक्त आगे निकल चुका है और तू पीछे खड़ा है। अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तुम कहना क्या चाहती हो? अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। तूफान उठ चुका है, उसे अब रोका नहीं जा सकता। तबाही होगी।
इस जाति के पुरखों ने सदूर ग्रह के लोगों से दोस्ती करके भूल की। उस भूल की सजा आज के लोग भुगतेंगे। तुम्हारा मतलब कि तुम्हें सब पता है कि क्या होने वाला है? ओमारू का स्वर तेज हो गया। होम्बी ने सहमति से अपना झुर्रियों भरा चेहरा हिलाया। क्या मुझे सब कुछ स्पष्ट? अब कोई फायदा नहीं होगा। तूफान उठ चुका है, बर्बादी होकर रहेगी। होम्बी ने कहा, कुछ बताओ तो कि मेरा चुप रहना ही जाति के लिए बेहतर है। मैं जिंदा रहूंगी तो जाति को फिर से राह दिखाने की कोशिश करूंगी, परंतु अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मेरे जादू ने कुछ वक्त के लिए काम करना बंद कर दिया था। हमारी दुश्मन रानी तासा ही है ना? सही सोचा, रानी तासा ही हमें बर्बाद करेगी। ओमारू के दांत भिज गए। हाँ, फिर तो कोई समस्या नहीं। ओमारू गुर्राया। मेरे योद्धा, अभी रानी तासा को खत्म कर। ऐसी भूल मत कर देना ओमारू। क्या मतलब? रानी तासा को मारा नहीं जा सकता। वो बहुत चालाक है, शातिर है। उसके पास गजब तरह के हथियार हैं। वो पलों में पूरी जाति की जान ले लेगी। अब उसके कदम वापस नहीं जा सकते। ऊपर से उसे सोमात का सहारा है, जो कि तारों और धातु का बना इंसान है। मैंने बहुत कुछ देखा है कि अब बर्बादी होगी ही। होम्बी ने गंभीर स्वर में कहा और पास ही रखी कंघी उठाई और अपने बालों में फेरने लगी। ओमारू होंठ भींचे होम्बी को देखता रहा। तुमने अपना काम ठीक से नहीं निभाया। तुम तब ये बात मुझे बता रही हो जब रानी तासा यहाँ आ पहुंची। अगर ये सब मुझे पहले बताया होता तो मैं पोपा को नीचे नहीं उतरने देता। ओमारू गुस्से से बोला। उस वक्त तक तो ज्यादा मुझे भी नहीं पता था। अब तुम रानी तासा को मारने से मना कर रही हो। मैंने मना नहीं किया, सलाह दी है। अगर तुमने रानी तासा को मारा तो उसके साथ आए लोग यहाँ सबको मार देंगे। ये खतरनाक हथियार साथ लाए हैं। मैं देख रही हूँ कि अगर इन्हें कुछ कहा गया तो यहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कुछ न कहा जाए इन्हें तो तब जाति के लोग बच जाएंगे। बाद में हम फिर से सामान्य जीवन बिताने लगेंगे। बर्बादी होगी तो अवश्य, परंतु कम होगी। अब तेरे मन में जो आता है तू वो ही कर। होम्बी ने कहा। तू कोई रास्ता नहीं दिखाएगी जादूगरनी? ये सब कहकर मैंने तेरे को रास्ता ही दिखाया है। रानी तासा किस तरह की बर्बादी करेगी तेरे सामने आ जाएगा। तू नहीं बताएगी? कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होने का वक्त निकल चुका है। जाति को बचाना है तो मेरे कहने पर चल और रानी तासा को संभाले रख, तभी सब कुछ बचा रह सकता है। होम्बी ने कहा। पर रानी तासा तो अपने राजा देव को पृथ्वी से ले जाने आई है। ओमारू परेशान सा बोला। इस काम में वो अपने और भी मतलब साध रही है। आगे जो होने वाला है वो संभाल, अपनी जाति को बचा। रानी तासा के इरादे ठीक नहीं हैं। वो हमें सिर्फ नुकसान ही पहुंचाएगी और हम कुछ नहीं कर सकते। जादूगरनी, हम उसके साथ आए आदमियों को फौरन खत्म कर सकते हैं। उसके बाद रानी तासा अकेली रह जाएगी और कुछ नहीं कर सकेगी। मैं उसे भी मार दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। ओमारू कह उठा। जितने लोग रानी तासा के बाहर हैं उससे ज्यादा भीतर हो सकते हैं। भीतर? पोपा के? ओमारू के होठों से निकला। होम्बी मुस्कुरा पड़ी, बोली, रानी तासा को कम मत समझ। बहुत कुछ है उसके दिमाग में। वो सिर्फ बर्बादी फैलाएगी। ओमारू का चेहरा कठोर हो गया। वो होम्बी को देखता रहा, फिर उठ खड़ा हुआ। ओमारू होम्बी से मिलने के बाद बोबला से मिला। बोबला उस वक्त पहाड़ के एक बड़े से कमरे में कुछ युवकों को हथियार थामने की कला के बारे में समझा रहा था। ओमारू के चेहरे पर छाए कठोरता के भाव देखकर बोबला चौंका और ओमारू के करीब आते ही उलझन भरे स्वर में कह उठा। क्या बात है ओमारू, सब ठीक तो है? तुमसे बात करनी है, अकेले में आ। दोनों उस कमरे से निकलकर पहाड़ के भीतर ही खुले में एक दीवार के पास जा पहुंचे। कुछ बुरा हुआ लगता है, बोबला बोला। बुरा होने वाला है। ओमारू का स्वर सख्त था। रानी तासा की तरफ से कोई बात हुई क्या? ओमारू ने बोबला को होम्बी की कही बातें और होम्बी से हुई बातचीत बताई। साथ ही रानी तासा के बारे में बताया
कि जो देवी की मूर्ति को वहां से हटाने के लिए कह रही थी। सुनकर बोबला हक्का बक्का रह गया। वो मूर्ति नहीं, हमारी देवी है। रानी तासा कौन होती है उसके बारे में कुछ कहने वाली? बोबला का स्वर तेज हो गया। मैंने रानी तासा को यही कहा कि वो मूर्ति हमारी देवी है। रानी तासा अपनी औकात से बाहर की बात कर रही है। बोबला गुस्से में आ गया। उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी देवी की मूर्ति के बारे में ऐसा कहने की? हम रानी तासा को यहाँ से निकाल देंगे। इस बारे में जादूगरनी जो कहती है तुम्हें बता ही चुका हूँ, ओमारू ने होंठ भींचकर कहा। बोबला ओमारू को देखने लगा। होम्बी कहती है कि रानी तासा के पास खतरनाक हथियार हैं, वो हमें बर्बाद कर देगी। अगर हम खामोश रहे तो जाति बच सकती है। होम्बी की सलाह है कि हम खामोश रहें, ओमारू ने कहा। लेकिन रानी तासा करना क्या चाहती है? बोबला के माथे पर बल नजर आ रहे थे। जादूगरनी इस बारे में स्पष्ट नहीं बता रही। क्यों? जादूगरनी शायद समझ चुकी है कि हमें कुछ न बताने में ही हमारा भला है, तभी वो चुप है। रानी तासा हमारी देवी की मूर्ति को उठाकर बाहर रखने को कह रही है। इस बात को कोई नहीं सहेगा। खून बहेगा ओमारू, और हमारे योद्धा कुछ ही पलों में रानी तासा सहित सबको खत्म कर देंगे। जादूगरनी कहती है कि पोपा में और भी लोग हैं, वो हमें मार देंगे। ओमारू गुर्राया। बोबला के चेहरे पर सख्त भाव दिखाई दे रहे थे। हम पोपा के भीतर जाकर उन्हें मारेंगे। जादूगरनी कहती है कि उनका मुकाबला करने में हमारा नुकसान है। ये थोड़े से लोग हैं, हम इन्हें मार देंगे। तुम जादूगरनी के शब्दों की परवाह नहीं कर रहे, तो तुम क्या कहते हो कि क्या करें हम? यही तो समझ नहीं आ रहा, ओमारू ने दांत भींचकर कहा। जब से बबूसा यहाँ से गया है तब से हमारा चैन छिनता जा रहा है। जब से धरा नाम की वो लड़की यहाँ से होकर गई है तब से हमारे योद्धा जान गंवाने लगे हैं। पहले बबूसा को लेकर हम परेशान थे, और अब रानी तासा की तरफ से मुसीबत आने वाली है। हम हाथ पर हाथ रखे बैठे तो नहीं रह सकते, हमें कुछ करना होगा। परंतु जादूगरनी कहती है कि हम कुछ ना करें। आखिर रानी तासा चाहती क्या है? बोबला कह उठा। ये पता नहीं, ओमारू ने सोच भरे स्वर में कहा। जब तक दुश्मन के इरादे का पता ना हो उस पर हमला करना बेवकूफ़ी होगी। ओमारू, तुम उन पर हमला करने की सोच रहे हो? खुद पर कोई मुसीबत आती है तो हमारे योद्धा किस दिन काम आएंगे? बोबला ने खतरनाक स्वर में कहा। और जादूगरनी, वो जो कहती है कि हमारा खामोश रहना ही बेहतर। मैं जादूगरनी की बात को नहीं मानता। अगर कोई हमारे घर में घुसकर हम पर हमला करे तो हम खामोश कैसे रह सकते हैं? क्या जादूगरनी पसंद करेगी कि कोई उसे चांटे मारता रहे और वो खामोश रहे? ओमारू के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। पहले हमें रानी तासा के इरादों को समझना होगा, बोबला कह उठा। फिर कुछ विचार करेंगे। मेरे ख्याल में हमारे पास काफ़ी वक्त है, ओमारू बोला। हम मुकाबले की तैयारी कर सकते हैं। तुम ठीक कहते हो, हमारे पास करने को बहुत काम है। सोचो ओमारू, हम क्या करें? मैं रानी तासा से बातचीत करके उसका इरादा जानने की चेष्टा करूंगा। वो क्या चाहती है और क्या करने वाली है। तुम अपने खास योद्धाओं के हवाले पोपा पर हर वक्त नज़र रखने का काम कर दो। उन्हें पोपा के भीतर जाने का चुपके से मौका मिले तो वो भीतर जाकर भीतर मौजूद लोगों पर कब्जा जमा लें या उन्हें मार दें। जादूगरनी की बातों से लगता है कि पोपा के भीतर के लोग हमें ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्हें खत्म कर दिया तो जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें आसानी से मार सकते हैं। इस तरह सब ठीक हो जाएगा। परंतु पोपा का दरवाज़ा तो हर वक्त बंद रहता है, बोबला बोला। इंतजार करो और देखो कि दरवाज़ा कब खुलता है, ओमारू ने कहा। कोई ऐसा वक्त जब चुपके से पोपा के भीतर जाने का मौका मिले तो तब भीतर जाना है, और इस तरह सारा काम करना है कि इधर के लोगों को पता ही न चले कि पोपा में हम उनके साथियों के साथ क्या कर रहे हैं। बोबला चुप रहा। मेरी बात में तुम्हें क्या ठीक नहीं लगा? ओमारू बोला। ये बात नहीं तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी तक हम जो भी सोच रहे हैं वो सब कुछ जादूगरनी की बातों को सुनकर सोच रहे हैं। हाँ, देवी की मूर्ति के अलावा रानी तासा ने अभी तक कोई गलत बात नहीं की। वैसे तो नहीं की, तो पहले हमें यकीन तो कर लेने दो कि रानी तासा सच में हमारे लिए बुरे विचार रखती है अपने मन में।
तुम जादूगरनी की बात पर अविश्वास कर रहे हो। मुझे जादूगरनी की बात पर पूरा भरोसा है। बोबला ने होंठ भींचे सख्त स्वर में कहा। जादूगरनी ने हमें सतर्क करके अपना काम पूरा कर दिया। हम सतर्क हो चुके हैं, परंतु हमें भी तो यकीनी तौर पर इस बात की तसल्ली करनी है कि रानी ताशा सच में हमारे खिलाफ कुछ करने की सोच रही है। अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है। जादूगरनी ने आज तक कोई बात गलत नहीं कही। बबूसा के बारे में भी उसने पहले ही कह दिया था कि अगर उसे रोका नहीं गया तो मुसीबतें आएंगी, और वो आ रही हैं। ओमारू कह उठा। बोबला के चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। रानी ताशा राजा देव को वापस ले जाने आई है, जो इसी पृथ्वी पर रहता है। हाँ, तो ऐसे में रानी ताशा हमारा बुरा क्यों करेगी? हमसे झगड़ा क्यों करेगी? उसे तो हमारी सहायता चाहिए होगी। ओमारू बोबला को देखने लगा। ओमारू, बोबला सोच भरे स्वर में कह उठा। मुझे लगता है कि जादूगरनी को इस वक्त भविष्य दिखाई नहीं दे रहा, या उससे कोई गलती हुई है भविष्य की बातों को समझने में। जादूगरनी ने ये तो कई बार कहा है कि उसे भविष्य की घटनाएं इस बार स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही। वही तो मैं कह रहा हूँ कि जादूगरनी से कोई गलती हो रही है। रानी ताशा हमारी दुश्मन नहीं बन सकती, वो हमारा बुरा नहीं सोच सकती। इससे उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो तो राजा देव को ढूंढने की सोच रही होगी। राजा देव की बात की थी मैंने, परंतु रानी ताशा ने कहा कि उसे राजा देव को ढूंढने की कोई जल्दी नहीं है। उससे पहले और भी काम करने हैं। मुझे समझ नहीं आया कि उसके और काम क्या हैं। बोबला सोच भरी निगाहों से ओमारू को देखने लगा। अब मैं जो कहता हूँ वो करो बोबला, ओमारू बोला। क्या? हमें सतर्क रहना होगा। पोपा पर हर वक्त नजर रखनी होगी, और इस काम में विश्वासी आदमियों को लगाना होगा, जो किसी को भी ना बताएं कि हम क्या सोच रहे हैं। जहां पर गड़बड़ देखी तो हम हरकत में आ। एक बात मुझे खटक रही है, बोबला ने कहा। रानी ताशा के लोग पोपा के भीतर क्यों बैठे हैं? कुछ बाहर आ गए तो कुछ भीतर हैं। हमने उन्हें देखा भी नहीं, वो बाहर भी नहीं निकले। ऐसा क्यों? ओमारू बेचैन सा हुआ। कुछ बात तो है, बोबला पुनः बोला। दोनों कई पलों तक खामोश रहे। फिर ओमारू ही बोला। जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो बोबला। किसी को कानो कान खबर ना हो कि हमारे मन में क्या चल रहा है। रानी ताशा ने पोपा में प्रवेश किया और पल भर के लिए ठिठकी। सोमाथ उसके साथ था। एक अन्य आदमी भी था, जिसने बटन दबाया तो सीढ़ी सिमटकर भीतर आ गई, तो दरवाजा बंद कर लिया गया। पोपा में हल्की ठंडक व्याप्त थी। रानी ताशा के हाथ में यंत्र दबा था। अब तुम आराम कर सकते हो सोमाथ, रानी ताशा ने कहा। ठीक है रानी ताशा, सोमाथ ने कहा और एक तरफ चला गया। यहाँ से 3 रास्ते अलग अलग दिशाओं में जा रहे थे। रानी ताशा ने दरवाजा बंद करने वाले से कहा। ठीक हो किलोरा? जी रानी ताशा। रानी ताशा सामने जाते रास्ते पर बढ़ी तो किलोरा साथ चल पड़ा। बाहर कैसा रहा? बहुत बढ़िया, रानी ताशा बोली। पहाड़ों के बीच बनी जगह सुरक्षित है। ऐसी जगह को हमें अपना बना लेना चाहिए, ताकि हम जब भी पृथ्वी ग्रह पर आएं तो हमारे पास रहने को सुरक्षित जगह हो। तो ये जगह आपको पसंद आई? बहुत। इस जगह को हमने अपने कब्जे में करना है, और जाते वक्त यहाँ अपने लोग छोड़ देने हैं। ये ग्रह मुझे पसंद आया अभी तक। यहाँ सूर्य आसमान के बीच चला जाता है। सब कुछ लाजवाब है यहाँ। उन लोगों की संख्या क्या है? किलोरा ने साथ चलते पूछा। 400-500 हो सकती है। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि ये लोग युद्ध कला में निपुण हैं। ऐसे में हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। सबको नहीं मारा जाएगा। डोबू जाति के मजबूत कंधे तोड़ दिए जाएंगे, ताकि इनका संचालन करने वाला कोई न रहे। फौज तब बेकार हो जाती है जब सेनापति न रहे, रानी ताशा शांत स्वर में कह रही थी। डोबू जाति का सरदार ओमारू है। ओमारू के साथ साथ और जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं उन्हें पहचानना होगा, ताकि एक ही बार में उन्हें खत्म किया जा सके। होम्बी भी तो है, किलोरा बोला। उससे अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, परंतु होम्बी डोबू जाति में दखल नहीं देती।
वो अपना जीवन बिता रही है और कभी कभी मन से पैदा करके कुछ बातें जाति के लोगों को बता देती है कि उसका प्रभाव बना रहे। जैसा कि हम जानते ही है कि इन लोगों का संपर्क पृथ्वी ग्रह के बाकी लोगों से नहीं है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। यहाँ जो भी होगा कोई नहीं जान सकेगा। हमारे लोग इस जाति के बनकर यहाँ की दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। हमें यहाँ के लोगों को, यहाँ की दुनिया को करीब से जानना और देखना है। राजा देव के बारे में कोई खबर? कुछ नहीं। राजा देव की तलाश में जाएंगे, फिर उन्हें अपने साथ पोपा में ले आएंगे। परंतु पहले यहाँ पर कब्जा कर लेना ठीक होगा। यहाँ पर पूरी हुकूमत हमारी होगी तो राजा देव को आराम से ढूंढ लेंगे। बबूसा नहीं मिला? नहीं, बबूसा यहाँ के मुंबई शहर में कहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो राजा देव को तलाश कर रहा होगा। रानी ताशा का चेहरा सख्त हुआ। हमसे विद्रोह कर दिया है बबूसा ने, इसकी उसे सजा अवश्य मिलेगी। तो क्या बबूसा हमारे साथ नहीं है? अगर वो हमारे साथ होता तो हमारे इंतजार में यहाँ मौजूद होता। परंतु महापंडित का कहना है कि बबूसा ने स्पष्ट तौर पर हमसे विद्रोह कर दिया है। अब वो राजा देव की तलाश में है। परंतु बबूसा ये भी बेहतर जानता है कि हम उसे माफ करने वाले नहीं। बेशक वो राजा देव का सेवक है, परंतु मैं उसे सजा देकर रहूंगी। उसका जन्म मेरे कहने पर महापंडित ने ताकतवर बनाकर कराया था कि आज के वक्त में वो हमारी सहायता करेगा। परंतु अब उसने विद्रोह कर दिया। बबूसा से हमारी मुलाकात अवश्य होगी, तब देखेंगे कि वो क्या रुख अपनाता है। उस छोटे से रास्ते को पार करके वे एक गोल जैसे कमरे में पहुंचे। कमरे में 5 दरवाजे नजर आ रहे थे। वहां की दीवारों के साथ बेंच जैसी सीटें कतार में लगी हुई थी। एक तरफ काउंटर जैसा बना था जिसके सामने स्क्रीन लगी थी। काउंटर पर असंख्य यंत्र और बटन लगे हुए थे। बटनों का रंग पीला और नीला था। लीवर जैसी चीजें भी खड़ी दिख रही थी। वहां की छत किसी धातु से बनी नजर आ रही थी और दीवारें भी धातु की थीं। फर्श भी वैसा ही था। इस वक्त दीवार के साथ सीटों पर 7-8 आदमी बैठे बातें कर रहे थे कि रानी ताशा को आया पाकर वे सब सतर्कता से उठ खड़े हुए। रानी ताशा ने ठिठक कर मुस्कुराते हुए उन्हें देखा। कैसे हो तुम सब? रानी ताशा ने कहा। हम बेहतर हैं और ये ग्रह देखना चाहते हैं, एक ने कहा। परंतु हमें बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। अभी भीतर ही रुको, रानी ताशा ने कहा। हमें डोबू जाति पर कब्जा करना है कि पृथ्वी ग्रह पर हम अपना पक्का ठिकाना बना सकें और पोपा में बैठकर हम लोग आते जाते रहें। हो सकता है ये ग्रह हमारे काम का हो। यहाँ का सूर्य कमाल का है, वो आसमान के बीचों बीच आ जाता है, जबकि हमारे ग्रह पर ऐसा नहीं होता। यहाँ और भी ऐसी अद्भुत चीजें होंगी जो कि हमें जरूर पसंद आएंगी। तो क्या हमें अभी पोपा के भीतर ही रहना होगा? दूसरे ने कहा। हाँ, क्योंकि इस जगह पर कब्जा जमाने के लिए झगड़ा हो सकता है। उस स्थिति में मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ेगी। तब तुम लोगों ने पोपा से बाहर निकलना है और उन पर कब्जा जमाना है। तुम लोग मेरे खास योद्धा हो और मेरी चाह के मुताबिक सब काम कर लोगे। बाकी लोग कहाँ हैं? वो अपनी जगहों पर आराम कर रहे हैं। अगर बाहर जाने का ज्यादा मन हो तो रात को बाहर निकलकर घूम सकते हो, परंतु सब लोग नहीं, 2-3 की संख्या में। वो भी ज्यादा देर बाहर नहीं रहना है, जल्दी ही वापस आ जाना है। जी रानी ताशा। रानी ताशा तारों स्विचों वाले काउंटर के पास पहुंची और उनसे छेड़छाड़ करने लगी। किलोरा ने तुरंत हटकर अलग पड़ा सा स्टूल रानी ताशा के पास रख दिया। अपने काम में व्यस्त रानी ताशा ने कहा, जमरा से बात हुई? उसे सिर्फ पृथ्वी ग्रह पर पहुंचने की खबर दी थी, उसके बाद बात नहीं की गई। किलोरा बोला। जमरा ने भी संपर्क नहीं बनाया? नहीं रानी ताशा, हमारे हथियार तैयार हैं पूरी तरह। क्या हम हमला करने के लिए तैयार हो जाएं? अभी नहीं, इस काम में अभी समय है। हमें इन सब लोगों को खत्म करना नहीं है, इन्हें गुलाम बनाकर रखने में ज्यादा फायदा है। परंतु इस जाति के अहम लोगों को अवश्य खत्म किया जाएगा ताकि वो हमारे सामने कोई परेशानी पैदा न कर सकें। हमारे लोग ऐसे लोगों की पहचान करने में लगे हैं वहाँ। इनके लिए हम जो भी उपहार लाए हैं वो पोपा के बाहर पहुँचा दो। उपहार पाकर ये लोग व्यस्त हो जाएंगे
कुछ करने से पहले हमें अपना विश्वास जमाना है इन पर, ताकि जब हम कुछ भी करना चाहें तो आसानी से कर सकें। किलोरा वहां से चला गया। उसी पल स्क्रीन पर जगमगाहट सी हुई और किर्र किर्र की आवाजें आने लगी। रानी ताशा ने हेडफोन जैसा यंत्र वहां से उठाकर कानों से लगा लिया। उसके हाथ तेजी से स्विचों और बटनों पर चल रहे थे। लीवर जैसी चीजों को आगे पीछे किया जा रहा था। तभी स्क्रीन पर अस्पष्ट सी तस्वीर उभरने लगी, जो कि धीरे धीरे स्पष्ट होती चली गई। तस्वीर 50 बरस के व्यक्ति की थी। अब उसका चेहरा स्पष्ट स्क्रीन पर नजर आ रहा था। कैसे हो जमरा? रानी ताशा ने कहा। आपसे बात करके मुझे खुशी हो रही है रानी ताशा। मैं तो कब से इस बात का इंतजार कर रहा था कि आप संपर्क बनाएं। पृथ्वी ग्रह पर पहुंचकर कैसा लग रहा है? क्या पृथ्वी हमारे सदूर ग्रह से ज्यादा अच्छी है? अभी मैं ज्यादा नहीं देख पाई, परंतु यहाँ सूर्य आसमान के बीच में आ जाता है। रानी ताशा ने कहा। सूर्य आसमान के बीच में? ये कैसे संभव है? नजर आती तस्वीर के चेहरे पर हैरानी उभरी। ऐसा ही है यहाँ। ये तो हैरानी की बात है रानी ताशा। सच में हैरानी की बात है। रानी ताशा मुस्कुराई। मैं भी देखकर हैरान हो गई थी। फिर तो पृथ्वी ग्रह हमारे ग्रह से अलग है। ये देखना अभी बाकी है। सदूर पर सब ठीक है ना? सब ठीक है रानी ताशा। सब कुछ आपके हुक्म के मुताबिक ही मैंने संभाल रखा है। डोबू जाति की जगह मुझे पसंद आई। ये जगह पृथ्वी पर हमारे रहने का अच्छा ठिकाना बन सकती है। तो डोबू जाति का क्या होगा? उन पर हम कब्जा करने की सोच रहे हैं। ये काम हम आसानी से कर लेंगे। राजा देव मिल गए क्या रानी ताशा? अभी नहीं। डोबू जाति पर कब्जे के बाद मैं राजा देव को तलाश करूंगी। साथ ही इस ग्रह को अच्छी तरह देखना है। अगर ये मुझे पसंद आया तो हम इस ग्रह पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा संभव है? पता नहीं, ये मेरा विचार है। क्या पता इस ग्रह के लोग हमसे कमजोर हों। डोबू जाति के हालात देखकर तो लगता है कि यहाँ के लोग बहुत पीछे का जीवन जी रहे हैं। बाकी बातें बाद में पता चलेंगी। तुम महापंडित को लाइन दो। इस वक्त वो अपने ठिकाने पर होगा। मेरे पास कम वक्त है। तुम्हारी लाइन पर ही उससे बात करूंगी। मैं अभी महापंडित से आपकी बात कराता हूँ रानी ताशा, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहो जम्बरा। आप राजा देव को लेने पृथ्वी ग्रह पर गई हैं, तो क्यों न राजा देव पर ही ध्यान दिया जाए। कहीं ऐसा न हो कि डोबू जाति से उलझकर हमारा नुकसान हो जाए और आप राजा देव तक न पहुंच सकें। ऐसा कुछ नहीं होगा। डोबू जाति हमारे सामने बेहद कमजोर है। उन पर काबू करने में हमें कोई समस्या नहीं आएगी। तुम महापंडित को लाइन दो। अभी मेरे पास वक्त कम है। जी। रानी ताशा कानों पर हेडफोन लगाए खड़ी रही। स्क्रीन पर से जमरा की तस्वीर गायब हो गई थी। करीब 5 मिनट का लंबा इंतजार करने के बाद स्क्रीन पर एक अन्य व्यक्ति का चेहरा दिखाई दिया। गोल सा, कुछ मोटा चेहरा, फूला फूला सा। वो मुस्कुराया, फिर बोलता दिखा। रानी ताशा को महापंडित का नमस्कार। हेडफोन के माध्यम से नर्म सी आवाज रानी ताशा के कानों में पड़ी। पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंच जाने की बधाई हो। तो अब आप डोबू जाति पर कब्जा करने की सोच रही हैं। जमरा ने तुम्हें बताया? नहीं रानी ताशा, ये बात तो मैं पहले ही जान चुका हूँ। महापंडित की आवाज आई। तुम अपनी विद्या के दम पर मेरी छानबीन करते रहते हो, आपके भले के लिए रानी ताशा। क्या मैं सफल रहूंगी अपनी कोशिश में? पूरी तरह। राजा देव के बारे में मुझे जानकारी दो। मेरे ख्याल में वो मुंबई नाम के शहर में है। रानी ताशा बोली। आपका ख्याल सही है। राजा देव मुंबई नाम के शहर में है। महापंडित की आवाज आई। कहाँ पर? बेहतर रहेगा कि पहले आप डोबू जाति का काम निपटा लें। उसके बाद मैं राजा देव के बारे में सारी जानकारी आपको दे दूंगा। कुछ काम बाकी है, तब तक मैं उन्हें भी पूरा कर लूं। क्या मैं राजा देव को सदूर पर ले जाने में सफल रहूंगी? अभी कह नहीं सकता। महापंडित की सोच भरी आवाज रानी ताशा के कानों में पड़ी। मैंने अपनी विद्या का इस्तेमाल करना चाहा इस बात के लिए, तो साफ तौर पर कुछ नहीं जान पाया, परंतु बबूसा का रूप मेरे सामने जरूर आता रहा। संभव है बबूसा की तरफ से आपको समस्या पैदा हो। बबूसा को सोमाथ आराम से संभाल लेगा। रानी ताशा ने कठोर स्वर में कहा। जानता हूँ
तुम इस बारे में मुझे कुछ स्पष्ट नहीं बता पा रहे महापंडित। सदूर और पृथ्वी में काफी दूरी है रानी तासा। मेरी मशीनें ज्यादा दूरी की वजह से ठीक तरह काम नहीं कर पा रही। मैं इस वक्त अपनी मशीनों का दायरा बढ़ाने पर लगा हूँ। इसमें कुछ वक्त लगेगा। मैंने तो आपको पहले ही कह दिया था कि पृथ्वी पर आपकी ज्यादा सहायता नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें ये तो पक्का पता है ना कि राजा देव कहाँ पर हैं? वो मालूम कर चुका हूँ। आपको राजा देव तक पहुंचा दूंगा। मैं तुमसे फिर बात करूंगी महापंडित। कहने के साथ ही रानी तासा ने हेडफोन उतार कर रखा और 2 लीवरों को खींचने के बाद कुछ स्विच दबाए तो स्क्रीन पर नजर आती महापंडित की तस्वीर हट गई। रानी तासा के चेहरे पर सोच भरी गंभीरता नजर आ रही थी। उसने अपना यंत्र उठाकर हाथ में पकड़ा और पलटी। वो 6-7 लोग अभी तक खड़े थे। तैयार रहना, कभी भी तुम सबकी जरूरत पड़ सकती है। कहने के साथ ही रानी तासा आगे बढ़ी और एक रास्ते में प्रवेश कर गई। 10 फुट आगे जाकर वो रास्ता खत्म हुआ तो गैलरी आ गई। रानी तासा दाईं तरफ मुड़ते हुए आगे बढ़ी और सीढ़ियों पर चढ़ गई। सीढ़ियां खत्म होते ही ऊपर की गैलरी में जा पहुंची तो आगे बढ़ने के बाद एक कमरे का दरवाजा खोला और भीतर प्रवेश करते हुए दरवाजा बंद कर लिया। पोपा में ये कमरा उसका था। सोमात के अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता था। हाथ में थाम रखा ट्रांसमीटर जैसा यंत्र एक तरफ रखा और सोच भरे अंदाज में अपने कपड़े उतारने लगी। कमरे में बेड था, कुर्सियां थी, टेबल था, वार्डरोब था, जरूरत की हर चीज थी वहां। रानी तासा नहा धो चुकी थी, कपड़े बदल लिए थे। काले रंग का ऐसा चमकीला कपड़ा पहना था कि जिससे उसका रूप और भी निखर उठा था। वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। उसने अपना यंत्र उठाया और उस पर मौजूद बटनों में से एक बटन दबाया तो फौरन ही उसमें से सोमात की आवाज उभरी। कहिए रानी तासा। हमें पोपा से बाहर जाना है, रानी तासा ने यंत्र पर कहा। मैं अपनी बैटरी चार्ज कर रहा हूँ, कुछ देर मुझे और लगेगी। सोमात की आवाज यंत्र से उभरी। तुमने नई बैटरी क्यों नहीं लगाई? पुरानी को चार्ज पर लगा देते। ये थोड़ी सी कम थी तो मैंने चार्ज कर लेना ही बेहतर समझा। अब ऐसे ही चलो, बाकी चार्जिंग बाद में करना सोमात। हमने डोबू जाति पर कब्जा करना है, उसके बाद ही मैं राजा देव से मिलने के लिए यहाँ से चलूंगी। मैं अभी तैयार हो जाता हूँ। रानी तासा ने यंत्र का एक बटन दबाकर उसे बंद किया। हाथ में थामे दरवाजे के पास पहुंची और उसे खोलते हुए बाहर निकलकर दरवाजा बंद किया और आगे बढ़ गई। सीढ़ियां उतरने के बाद वो नीचे की गैलरी में पहुंचकर आगे बढ़ने लगी। उसके खूबसूरत चेहरे पर गंभीरता दिख रही थी। इस बात का आभास स्पष्ट हो रहा था कि वो सोचों में उलझी हुई है। गैलरी पार करके बाएं मुड़ी और एक दरवाजा खोलकर भीतर प्रवेश कर गई। अगले ही पल ठिठक गई और होठों पर शांत सी मुस्कान उभरी। वो आगे बढ़ी और कुर्सी पर बैठ गई। कमरे में 22-23 बरस की लड़की टहल रही थी जो कि उसे देखते ही रुक गई। वो हरे रंग के कपड़े पहने हुए थी। दोनों टांगों पर अलग अलग लिपटा कपड़ा कमर पर जाकर खत्म हो रहा था। पैरों में ऐसा कुछ पहना था जिसकी डोरी पांवों से बांध रखी थी। वक्षों पर चोली जैसा कपड़ा बंधा था। उसके बाल खुले थे और रेशम की तरह लग रहे थे। कानों में झुमके जैसे गहने लटक रहे थे। उसका पेट और नाभि वाला नग्न हिस्सा बहुत ही आकर्षक लग रहा था। वो खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत थी, परंतु रानी तासा के सामने उसकी खूबसूरती बेहद कम थी। एकाएक वो कह उठी, बाहर के लोग कैसे लगे रानी तासा? ठीक हैं, ये ज्यादा तरक्की वाले लोग नहीं हैं, हमसे पीछे हैं। बबूसा नहीं मिला? उसने पुनः पूछा। सोमारा, तुम बबूसा के बिना इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? रानी तासा मुस्कुराई। वो मेरा पति है, इस जन्म में नहीं। वो हर जन्म में मेरा पति रहा है तो इस जन्म में भी वो मेरा पति बनेगा, सोमारा जिद भरे स्वर में कह उठी। रानी तासा सोमारा को देखती रही। मैं उसे तैयार कर लूंगी कि वो मेरा पति बने, सोमारा ने कहा। तुम्हारे लिए समस्या आ सकती है सोमारा, रानी तासा ने कहा। क्या? सोमारा आगे बढ़ी और कुर्सी पर जा बैठी। बबूसा यहाँ नहीं है। तुम्हें पता है
कि वो विद्रोह करके यहाँ से चला गया है और मुंबई नाम के किसी शहर में है। रानी ताशा सोच भरे स्वर में कहती जा रही थी। मुंबई में बबूसा के साथ एक लड़की है। लड़की? धरा नाम है उसका। डोबू जाति वाले उसकी जान लेना चाहते हैं और बबूसा उस लड़की को बचाता हुआ डोबू जाति के ही लोगों को मारने में लगा है। हो सकता है बबूसा धरा की तरफ आकर्षित हो गया हो, तुम्हारा के माथे पर बल आ ठहरे। वो लड़की धरा तुम्हारी राह में समस्या बन सकती है। रानी ताशा, आपका मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मुझे ताशा कहा कर, तू मेरी सहेली है। सहेली जरूर हूँ रानी ताशा, पर आपका रुतबा मेरे से बड़ा है। आप ग्रह की रानी हैं। मैंने भी कितनी बार कहा है कि हम में जो फर्क है वो बना रहने दीजिए। मैं आपको रानी ताशा ही कहती रहूंगी। सोमारा सोच भरे स्वर में बोली, आपका मतलब कि बबूसा को उस लड़की से प्यार हो गया है? संभव है। मैं बबूसा का गला दबा दूंगी। सोमारा का चेहरा गुस्से से भर उठा। इससे तो बबूसा मर जाएगा। रानी ताशा मुस्कुराई। मैं उस लड़की को मार दूंगी। ऐसा किया तो बबूसा नाराज हो जाएगा। आप कहना क्या चाहती हैं? इस समस्या के बारे में गंभीरता से सोचकर हल निकालना। बबूसा मेरा है और मेरा ही बनेगा। सोमारा जिद भरे स्वर में कह उठी। अगर वो उस लड़की से प्यार करने लगा है तो भी वो मेरा बनेगा। उस लड़की को मैं चुपके से खत्म कर दूंगी। सोमारा, रानी ताशा ने कहा, मैं तेरे को इसलिए अपने साथ पृथ्वी पर लाई हूँ कि तेरे द्वारा बबूसा पर काबू पाया जा सके, क्योंकि बबूसा जानता है कि तू बीते जन्मों में उसकी पत्नी रही है। महापंडित ने हर बार तुझे बबूसा की पत्नी के रूप में ही बनाया है, क्योंकि तू महापंडित की छोटी बहन है और तूने हर बार बबूसा को चाहा है। परंतु इस बार बबूसा के हालात दूसरे हैं। बबूसा ने सदूर ग्रह पर नहीं, पृथ्वी ग्रह पर परवरिश पाई है और वो राजा देव के मामले में उलझ गया है। मेरे से विद्रोह कर बैठा है। वो मेरे खिलाफ चलने की चेष्टा कर रहा है। आप कहना क्या चाहती हैं? इस जन्म में बबूसा तेरा नहीं बन पाएगा, किसी और को चुन ले। मैं समझी नहीं रानी ताशा। सोमारा कह उठी। बबूसा को विद्रोह की सजा अवश्य मिलेगी। रानी ताशा का स्वर सख्त हो गया। और वो सजा क्या होगी? सदूर ग्रह पर बबूसा को ले जाकर जन्म भर के लिए कमरे में बंद कर देना। सोमारा गंभीर हो उठी। मेरी खातिर बबूसा को माफ नहीं किया जा सकता। सोमारा बोली। बबूसा का जुर्म संगीन है। वो राजा देव को मेरे खिलाफ भड़काना चाहता है। मैं चाहती हूँ राजा देव को मेरे बारे में जो भी याद आए सदूर ग्रह पर जाकर याद आए, जबकि बबूसा अभी उन्हें सब कुछ याद दिला देना चाहता है। अगर मैं बबूसा को इस राह पर जाने से रोक लूं तो? सोमारा ने पूछा। तब बबूसा को माफ किया जा सकता है। रानी ताशा ने कहा। मैं बबूसा को रोक लूंगी, वो मेरी बात मान जाएगा। ये अच्छी बात होगी। वो लड़की धरा खूबसूरत है। मैंने उसे नहीं देखा, परंतु बबूसा ने पसंद किया है उसे, तो वो खूबसूरत ही होगी। मैं बबूसा के पास जाना चाहती हूँ रानी ताशा। पहले यहाँ का मामला ठीक कर लें, उसके बाद ही। यहाँ का मामला क्या है? डोबू जाति की ये जगह मुझे अपना ठिकाना बनाने के लिए पसंद आ गई है। सदूर ग्रह का ये जगह ठिकाना बनेगी कि जब भी हमारे लोग आए पोपा पर तो यहाँ खामोशी से रह सकें और अन्य जगह पर जाकर यहाँ की दुनिया के बारे में जानकारी ले सकें। अब हमने इस जगह पर कब्जा करना है। रानी ताशा ने कहा। ये कब होगा? आज कल में हो जाएगा। डोबू जाति की जगह पर मौजूद मेरे लोग सोच समझ रहे हैं कि कैसे इस काम को किया जाए। हम डोबू जाति को खत्म नहीं करना चाहते, वो लोग हमारे काम आएंगे, परंतु जो मुख्य लोग हैं उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। मुझे सिर्फ बबूसा में दिलचस्पी है। सोमारा मुस्कुराकर कह उठी। 2 दिन लग जाएंगे मुंबई की तरफ रवाना होते होते। रानी ताशा मुस्कुरा पड़ी। तुम चाहो तो तुम भी पोपा के बाहर डोबू जाति में जाकर देख सकती हो कि यहाँ के लोग कैसे हैं। मैं खुद को बबूसा की सोचों में व्यस्त रखना चाहती हूँ। तुम्हें धक्का पहुँचेगा अगर बबूसा उस लड़की को प्यार करने लगा हो तो। मैं उस लड़की की परवाह नहीं करती। बहुत मौके मिलेंगे उसे खत्म करने के
और बबूसा को पता भी नहीं चलेगा कि ये काम मैंने किया है। बबूसा सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। बबूसा को संभालना तुम्हारा काम है, तभी तुम्हें साथ लाई हूँ। रानी ताशा ने कुर्सी से उठते हुए कहा। यहाँ का सूर्य आश्चर्यजनक है, वो आसमान के बीचों बीच आ जाता है। हमारे ग्रह का सूर्य तो बिल्कुल अलग है। सच में? हाँ, तुम बाहर जाकर देख सकती हो। मैं जरूर देखूंगी, परंतु तुम जल्दी से अपने काम पूरा करो कि हम बबूसा की तरफ जा सके। सोमारा बोली। राजा देव के बारे में कोई नई खबर मिली क्या? महापंडित जानता है कि राजा देव कहाँ पर हैं। जब हम मुंबई पहुंचेंगे तो वो मुझे बता देगा। राजा देव को देखने के लिए तुम बेचैन तो बहुत हो रही होगी रानी ताशा। बहुत। रानी ताशा ने गहरी सांस ली। राजा देव तो मेरे दिल की धड़कन है, जैसे कि बबूसा मेरे दिल की धड़कन। राजा देव उससे भी ज्यादा मेरे को प्यारे हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकती सोमारा। मेरी दुनिया राजा देव से शुरू होकर राजा देव पर ही खत्म होती है। मैं पागल हो गई थी जब मैंने राजा देव को धोखा दिया, उनके साथ बुरा किया। उस बात का इतना पश्चाताप है मुझे कि हर जन्म राजा देव के नाम पर ही बिताए जा रही हूँ। रानी ताशा ने कहा और पलटकर कमरे से बाहर निकल गई। पोपा के भीतर के रास्तों को पार करती रानी ताशा आगे बढ़ने लगी। चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही थी। रास्ते में कोई मिलता तो आदर से सिर हिला देता था। फिर रानी ताशा पोपा के भीतर के एक ऐसे हिस्से से गुजरी जो कि बर्फ की तरह ठंडी जगह थी। वहां सर्द तापमान था। उसके बाद वो फिर पोपा के सामान्य हिस्से में आ गई। इस वक्त वो ऐसी तंग गैलरी से निकल रही थी जो एक ही व्यक्ति के आने जाने के लिए थी। उसके बाद एक कमरे में प्रवेश कर गई। ये सामान्य सा कमरा था। कमरे में किलोरा एक टेबल की ड्राज को खोले वहां कुछ कर रहा था। रानी ताशा ने उसे देखा। आहट पाकर वो सीधा हुआ और रानी ताशा को देखते ही मुस्कुराकर बोला, उपहारों को पोपा के बाहर गिरा दिया गया है रानी ताशा। अभी ये काम पूरा करके यहाँ पहुंचा हूँ। क्या उन्होंने उपहार उठा लिए? नहीं, मैंने स्क्रीन पर देखा है। वो दूर खड़े होकर उत्सुक निगाहों से उपहारों को देख रहे हैं। रानी ताशा मुस्कुराई। मैं और सोमाथ बाहर जा रहे हैं। हमारे लोगों ने अब तक क्या खबर दी? वो पहाड़ के भीतर की सारी जगहों को देख चुके हैं। वो ऐसे लोगों को पहचान चुके हैं जो डोबू जाति के लोगों को कंट्रोल करते हैं और जाति के बड़े माने जाते हैं। हमारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं। मैं उनके पास ही जा रही हूँ। यंत्र पर उन्हें मेरे आने के बारे में बता दो कि वो मुझसे बात कर लें। इधर तुम सारी तैयारी रखो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे तुम लोगों की जरूरत पड़ सकती है। हम तैयार हैं, परंतु बाहर हमारे लोगों का कहना है कि उन्हें मूर्ति के पीछे के रास्ते की तरफ जाने से रोक दिया गया कि वहां पर जादूगरनी आराम कर रही है। किलोरा ने कहा। जादूगरनी? रानी ताशा के होंठ सिकुड़े। अब इससे भी मिलना पड़ेगा। किलोरा ने पोपा का दरवाजा खोला तो सामने ही डोबू जाति के लोगों की भीड़ दिखाई दी। वो सब उत्सुक निगाहों से पोपा से गिराए गए बड़े बड़े बंडलों को देख रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा संख्या में इधर उधर बिखरे हुए थे। किलोरा ने पोपा की सीढ़ी खोलनी चाही तो उन बंडलों में अटककर वो पूरी नहीं खुली। पोपा के दरवाजे से जमीन मात्र 12 फुट नीचे थी। रानी ताशा ने जरा भी इंतजार नहीं किया और बड़े आराम से नीचे कूद गई। सोमाथ ने भी ऐसा ही किया। किलोरा ने पोपा का दरवाजा बंद कर लिया। रानी ताशा ने वहां की भीड़ को देखते हाथ हिलाया। हम तुम्हारे दोस्त हैं, रानी ताशा ने ऊंचे स्वर में कहा। ये उपहार तुम लोगों के लिए हैं। वहां हर तरफ बंडल ही बंडल बिखरे दिखाई दे रहे थे। डोबू जाति के लोग रानी ताशा के शब्द सुनते ही खुशी से चिल्लाने लगे, परंतु कोई आगे न बढ़ा। उठा लो इस सारे सामान को, रानी ताशा ने पुनः ऊंचे स्वर में कहा। कोई आगे न बढ़ा। सब रानी ताशा को ही देख रहे थे। रानी ताशा के होठों पर मुस्कान उभरी और सोमाथ से बोली, मेरे ख्याल में जब तक ओमारू नहीं कहेगा तब तक ये सामान को हाथ नहीं लगाएंगे। ये लोग अपने सरदार की इज्जत करते हैं रानी ताशा। रानी ताशा आगे बढ़ी। तभी पहाड़ के भीतरी रास्ते से निकलकर ओमारू बाहर आ गया। आह रानी ताशा,
ओमारू मुस्कुराकर आगे बढ़ता बोला, इन कपड़ों में तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, पहले से भी ज्यादा। रानी तासा मुस्कुराई, ये सब क्या है? ओमारू वहां बिखरे बंडलों को देखता कह उठा, इनमें तुम सबके लिए हमारी तरफ से उपहार हैं। ये हम सदूर ग्रह से लाए हैं। सोमाथ ने कहा। ओह, इन उपहारों को पाकर मुझे कितनी खुशी हो रही है, ओमारू बोला। रानी तासा आगे बढ़ी और ओमारू के कंधे पर हाथ रखकर बोली, हम दोस्त हैं ओमारू, हम सच्चे दोस्त हैं रानी तासा। ओमारू ने फौरन कहा। रानी तासा ओमारू का कंधा थपथपाकर पहाड़ के भीतर प्रवेश कर गई। सोमाथ साथ था। पीछे से ओमारू को ये कहते सुना कि ये सारा सामान उठाकर भीतर पहुंचा दो, तुम सबको उपहार मिलेंगे। शब्दों के खत्म होते ही बाहर खुशी का शोर उभरने लगा। रानी तासा कुछ ही आगे गई कि उसके अपने 2 आदमी मिले। वे पास आ गए। क्या देखा तुम लोगों ने? रानी तासा ने उनसे पूछा। पृथ्वी ग्रह की ये जगह हमारे लिए बेहतर है। हम इस जगह पर सदूर से आया करेंगे। यहाँ निश्चिंत होकर रुक भी सकते हैं। हमने बाहर भी देख लिया है, यहाँ पर और लोग नहीं रहते। दोनों में से एक ने कहा। और क्या किया? हमने 14 ऐसे लोगों की पहचान की है जो इस जाति में बड़े हैं और यहाँ के लोग उनकी बात मानते हैं। दूसरे ने कहा, वो नहीं रहेंगे तो इनकी हिम्मत इनका साथ नहीं देगी। इसके अलावा यहाँ के योद्धा बहुत खतरनाक हैं, परंतु उनके पास हथियार नहीं होंगे तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमें उनसे हथियार लेने होंगे, परंतु ये कठिन काम है। पहले वाले ने कहा, इन लोगों को अपने हथियारों से प्यार है, ये हथियार नहीं देंगे। रानी तासा के चेहरे पर सोच के भाव उभरे। इसके अलावा और कोई बात? रानी तासा ने पूछा। ये लोग हर सुबह शिकार करने निकल जाते हैं और शाम को जानवरों को मारकर लाते हैं। खाने में जानवरों को पकाया जाता है। खाने का बाकी सामान लाने के लिए भी रोज कुछ लोग आसपास की जगहों पर जाते हैं जहां दूसरे लोग रहते हैं। अगर इन्हें खाना नहीं मिले तो ये हमारे सामने कमजोर पड़ने लगेंगे। रानी तासा ने सिर हिलाया, फिर कहा, मैं इन लोगों से हथियार ले लूंगी। ये काम मेरा है और जो लोग शिकार करने और खाना लेने जाते हैं उन्हें रास्ते में खत्म कर दो। इसके लिए यंत्र पर किलोरा से बात करो, वो कोई योजना बना लेगा। तब तक लोग बड़े बड़े बंडलों को उठाकर भीतर लाने लगे थे। वो खुश थे और शोर कर रहे थे। रानी तासा और सोमाथ वहां से आगे बढ़ गए। पीछे से ओमारू आ पहुंचा। इस बार तो बहुत ज्यादा उपहार लाई हो तुम। ओमारू मुस्कुरा रहा था। वो साथ चलने लगा। हम दोस्त हैं ओमारू, रानी तासा ने मुस्कुराकर कहा। अगली बार पोपा और भी ज्यादा उपहार लाएगा। मुझे खुशी होगी और भी उपहार पाकर। पोपा मैं तुम्हारे लिए देवी की बढ़िया मूर्ति भी भेजूंगी। तुमने वो मूर्ति चबूतरे से उठाकर बाहर रखवा दी ना? ऐसा नहीं हो सकेगा रानी तासा। ओमारू गंभीर हो गया। क्यों? मेरे लोग मूर्ति को पूजते हैं, उसे वहां से हटाया जाना पसंद नहीं करेंगे। तुम दोस्त होकर मेरी बात नहीं मान रहे, जबकि मैंने तुम्हें नई मूर्ति देने का वादा किया है। जाति मूर्ति को उठाकर बाहर रखने पर सहमत नहीं होगी, विद्रोह पैदा हो जाएगा। ओमारू बोला, तुम यहाँ के सरदार हो, तुम्हारी बात से तो हर कोई सहमत होगा। मूर्ति को बाहर रखने की बात पर नहीं। ठीक है, कल हमारा एक पर्व है ओमारू। वो क्या? सदूर ग्रह पर हम ऐसा ही करते हैं। यहाँ पर तुम हमारा साथ दो तो तभी हम पर्व मना सकते हैं। मुझे बताओ, कल हम हथियारों की पूजा करते हैं। ये ही पर्व होता है। सब हथियारों को एक कमरे में भरकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया जाता है। गहरे अंधेरे में रखते हैं हम हथियारों को। इससे हमारी ताकत बढ़ती है, ऐसा हमारा विश्वास है। इसलिए क्या तुम जाति के सब हथियार जो यहाँ मौजूद हैं उन्हें कल अंधेरे से भरे कमरे में रख सकते हो? ये पर्व दिन निकलने से शुरू होता है और रात बीतने तक चलता है। इस दौरान अच्छे अच्छे पकवान खाए जाते हैं और सब खुशी से गले मिलते हैं। रानी तासा ने कहा। ऐसा हो जाएगा रानी तासा, ये तो मामूली काम है। ओमारू फौरन कह उठा, हम कितने अच्छे दोस्त हैं। जरूर, मैं आज रात में ही
सारे हथियार अंधेरे से भरे कमरे में रखवा दूंगा। किसी के पास भी हथियार नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। वो कमरा सोमात को दिखा देना जहां तुम हथियार रखने की सोच रहे हो। अभी दिखा दूंगा। तुम तो जानते ही हो उमारू कि जल्द ही मैंने राजा देव की तलाश में मुंबई जाना है। रानी तासा बोली, हाँ, उस सफर के लिए मुझे यहाँ के लोगों की तरह कपड़े चाहिए, जैसे कपड़े यहाँ पहने जाते हैं। मैं आज ही आदमी भेजता हूँ, कल तक वो कपड़े लेकर आ जाएंगे। कपड़े ज्यादा चाहिए, 20-30 लोगों के लिए। इंतजाम हो जाएगा रानी तासा, उमारू ने कहा। तीनों तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। अब की बार जब पोपा आएगा तो मैं तुम्हें सदूर ग्रह की सुंदर युवतियां तोहफे में भेजूंगी। ऐसा तोहफा लेकर मुझे बहुत खुशी होगी। उमारू खुश हो गया। मुझे होम्बी से मिलना है उमारू। रानी तासा एकाएक कह उठी। जादूगरनी से? उमारू के होठों से निकला। होम्बी से मिलने की बहुत इच्छा है, मुझे उसके पास ले चलो। हम सच्चे दोस्त हैं उमारू। हाँ चलो, मैं तुम्हें होम्बी से मिलवाता हूँ, उमारू कह उठा। होम्बी बेड जैसी जगह पर बैठी अपने काले बाल फैलाए उनमें कंघी फेर रही थी। ऐसा करते समय उसके गालों पर लटकता मांस हिल रहा था। उसकी आंखें एकटक सामने की दीवार को देख रही थी। आ गई? होम्बी बुदबुदा उठी। मैं जान चुकी थी उमारू कि तू ही उसे लेकर मेरे पास आएगा। चंद पल बीते कि होम्बी के कानों में कदमों की आहटें पड़ने लगी। होम्बी के चेहरे पर बेहद शांत भाव थे। तभी दरवाजे जैसी जगह पर आहट हुई और उमारू ने भीतर प्रवेश करते हुए कहा, जादूगरनी, रानी तासा तुमसे मिलने आई है। होम्बी ने उमारू को देखा परंतु खामोश रही। तभी रानी तासा ने भीतर कदम रखा। होम्बी ने उसे देखा, बालों पर कंघी करती रही। रानी तासा के चेहरे पर मुस्कान छाई थी। तुम्हारी बहुत बातें सुनी थी होम्बी, रानी तासा कह उठी। तुमसे मिलकर खुशी हुई। होम्बी ने कुछ नहीं कहा। क्या होम्बी मुझसे नाराज है? रानी तासा ने पूछा। इसी पल सोमाथ ने भीतर कदम रखा। होम्बी की निगाह सोमाथ पर जा टिकी। उसे ध्यान पूर्वक देखा, फिर उमारू से बोली, तू जा। पर मैं यहाँ रहना चाहता हूँ जादूगरनी, उमारू कह उठा। जा तू। होम्बी के स्वर में इस बार आदेश के भाव थे। उमारू खामोशी से बाहर निकल गया। तेरा नाम सोमाथ है? होम्बी बोली। तू सबसे खतरनाक है। तू इंसान नहीं, धातु और तारों का बना है। तेरे में कृत्रिम दिमाग बनाकर डाला गया है, पर तू हर काम में सबसे आगे है। रानी तासा के चेहरे पर हैरानी के भाव उभरे। तू बबूसा का मुकाबला कर लेगा? होम्बी ने पुनः कहा। मैं उसे मार दूंगा। मैं तेरा भविष्य देख रही हूँ। परेशानी और कठिनाइयां बहुत हैं। होम्बी शांत स्वर में बोली। तुम तो सच में जादूगरनी हो। तुमने सोमाथ के बारे में जान लिया, रानी तासा कह उठी। तू? होम्बी ने रानी तासा को देखा। राजा देव को लेने आई है तू? हाँ, रानी तासा पैनी निगाहों से होम्बी को देख रही थी। और क्या करना चाहती है तू? और क्या है तेरे मन में? मुझसे मत छिपा। सब जानती हूं मैं कि तेरे इरादे क्या हैं। क्या हैं मेरे इरादे? रानी तासा बोली। ये पूछकर तू मेरा इम्तिहान ले रही है? क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं? होम्बी का स्वर शांत था। बता, क्या इरादे हैं मेरे? रानी तासा ने पूछा। बुरे इरादे हैं। दोस्त बनकर आई है और दुश्मनों से भी बुरा बर्ताव करने का तेरा इरादा है, होम्बी बोली। इस जगह पर कब्जा करने का इरादा है तेरा कि इस तरह इस ग्रह पर तू आने जाने की जगह बना सके, यहाँ अपने लोगों को छोड़ सके। इसी ताने बाने में लगी है तू। तू डोबू जाति के साथ धोखा करने वाली है। रानी तासा के चेहरे पर आश्चर्य उभरा। तू तो सब कुछ सच कह रही है होम्बी, रानी तासा अजीब से स्वर में कह उठी। होम्बी रानी तासा को देखती रही। ये बात तूने उमारू को बताई? नहीं। क्यों? मैं नहीं चाहती कि तेरे को डोबू जाति खत्म करने का बहाना मिल जाए। उमारू को ये बात पता चल गई तो वो उसी वक्त तेरे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तेरे साथ आए लोग जरूर मरेंगे, परंतु अंत में जीत तेरी होगी, क्योंकि तेरे पास खतरनाक हथियार है।
पोपा में तूने हथियार चलाने वाले आदमियों को रखा हुआ है। तू तो सच में जादू करनी है, मैं तो तेरे को झूठा समझ रही थी। होम्बी के चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। तुमने सच कहा, ये जगह मुझे पसंद आई है। मैं इस वीरान जगह पर अपने ग्रह का ठिकाना बनाना चाहती हूँ। पहाड़ों को भीतर से खोखला करके कितना सुरक्षित ठिकाना बनाया हुआ है। मुझे ऐसे ही किसी ठिकाने की तलाश थी। पोपा पर मेरे लोग यहाँ पहले भी आते रहे हैं। उन्होंने जब मुझे इस जगह के बारे में बताया तो होम्बी, मैंने तभी सोच लिया था कि जब मैं पृथ्वी पर जाऊंगी तो इस जगह पर अधिकार कर लूंगी। यहाँ मेरे लोग आया जाया करेंगे और पृथ्वी ग्रह को देखने समझने में हमें आसानी होगी। यहाँ की कोई चीज हमारे काम की होगी तो उसे पोपा में रखकर अपने सदूर ग्रह पर ले जाया करेंगे। मुझे ये जगह जरूर चाहिए। होम्बी कुछ नहीं बोली, रानी ताशा को देखती रही। तूने तो सब कुछ कहकर मुझे आश्चर्य में डाल दिया। तू मेरे बहुत काम आ सकती है। मेरे साथ सदूर ग्रह चलेगी? होम्बी मुस्कुराई और मुस्कान लुप्त हो गई। बोल, चलेगी ना? रानी ताशा ने पुनः पूछा। जा, अपना काम कर। होम्बी इस पहाड़ की तरह नहीं है जो तेरी मुट्ठी में आ जाएगी। राजा देव के बारे में सोच, जिसे लेने तू आई है। उस काम में सफलता पाने की कोशिश कर। होम्बी बोली। मैं राजा देव को सदूर ग्रह ले जाऊंगी ना? रानी ताशा ने पूछा। होम्बी चुप रही। बता होम्बी, मैं राजा देव को फिर पा लूंगी ना? रानी ताशा बोली। मैं सिर्फ डोबू जाति को भविष्य बताती हूँ, बाहर के लोगों को नहीं। होम्बी ने कहा। हम दोस्त हैं होम्बी, मैं तुम लोगों के लिए कितने उपहार लेकर आई हूँ। होम्बी मुस्कुरा पड़ी, उसे देखती रही। क्या बात है होम्बी, तू बहुत चालाक है, चतुर है, परंतु होम्बी के सामने तू नन्ही बच्ची है। मैं तेरे मन और दिमाग की हर बात पढ़ रही हूँ। तू क्या सोच रही है, क्या चाहती है, सब मुझे पता चल रहा है। तू क्या करने जा रही है यहाँ, ये भी मैंने पढ़ लिया है। मैं तेरे आर पार देख रही हूँ। मेरे सामने तू शीशा है, तेरा कुछ भी मेरे से नहीं छिपा। होम्बी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश मत कर। रानी ताशा की आंखों में चमक थी। वो कह उठी, तू तो बहुत शानदार जादूगरनी है। मैं तेरे से प्रभावित हो गई। सिर्फ एक बात बता दे कि मैं राजा देव को सदूर ग्रह पर ले जाने में कामयाब हो सकूंगी या नहीं। सिर्फ हाँ या ना कह दे। होम्बी ने सोमाथ को देखा। सोमाथ शांत सा खड़ा होम्बी को देख रहा था। बता होम्बी, सिर्फ हाँ या ना कर दे। मैं डोबू जाति से बाहर के लोगों के सवालों का जवाब नहीं देती। तेरे को मेरे से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैं तेरा ना तो भला करूंगी और ना बुरा करूंगी। तेरे सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। हाँ ना भी नहीं कहेगी होम्बी। होम्बी मुस्कुरा पड़ी। राजा देव के बारे में कुछ बता दे होम्बी। एकाएक रानी ताशा की आंखों में आंसू चमक उठे। तू तो जानती ही है कि मैं राजा देव को कितना चाहती हूँ। कई जन्म उनसे मिलने की आस में बिता दिए। तू जादूगरनी है तो मेरे मन की हर बात पढ़ चुकी होगी। बता होम्बी, बता, राजा देव के बारे में कुछ तो बता। अच्छा ये बता, क्या कभी वो मुझे याद करते हैं? तूने ऐसा क्या काम किया राजा देव के साथ कि वो तुझे याद करें? होम्बी कह उठी। वो सब कुछ भूल चुका है। पृथ्वी पर जन्मों के फेर में पड़कर उसे कुछ भी याद नहीं कि वो हकीकत में कौन है और कहां से पृथ्वी पर आया है। ये तेरी बातें हैं, तेरा काम है, तू जान। मैं सिर्फ डोबू जाति के बारे में ही भविष्य बताती हूँ। इतना बता दे होम्बी कि मैं राजा देव को सदूर ग्रह पर ले जाऊंगी ना? जवाब में होम्बी ने होंठ बंद कर लिए। फिर कोई शब्द मुंह से निकला ही नहीं। रानी ताशा सोमाथ के साथ वहां से बाहर निकल गई। बुरा ही बुरा नजर आ रहा है हर तरफ। होम्बी बुदबुदा उठी। मूर्ति के पास ही ओमारू बेचैनी भरे अंदाज में टहल रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्यों जादूगरनी ने उसे बाहर कर दिया और रानी ताशा से अकेले में बात करने लगी। तभी उसने रानी ताशा और सोमाथ को मूर्ति के पीछे के रास्ते से बाहर निकलते देखा। ओमारू चेहरे पर मुस्कान लाया और रानी ताशा के पास जा पहुंचा। जादूगरनी क्या बातें कर रही थी रानी ताशा? ओमारू ने पूछा। रानी ताशा ठिठकी और सोमाथ को देखकर कह उठी, तुम बताओ सोमाथ।
होम भी बहुत खुश है हमारे आने से। वो जानती है कि हमारे आने से डोबू जाति की मुसीबतें दूर होंगी। सोमाथ ने कहा, होम भी चाहती है कि हम यहाँ पर ज्यादा देर रुके रहें, परंतु ऐसा नहीं हो सकता। हमें अपने ग्रह पर भी जाना है। हमने उसे कहा कि हमारे द्वारा लाए तोहफों में उसके लिए भी कुछ है, तो वो खुश हुई। जवाब में ओमारू सिर हिलाकर रह गया। तुम्हारी जादूगरनी तो कमाल की है ओमारू, रानी तासा मुस्कुराकर बोली। वो कैसे? उसने मेरे बारे में कुछ बातें बताई जो कि बिल्कुल सही थी। मैं तो उसे यूं ही समझ रही थी। जादूगरनी भविष्य के बारे में बहुत अच्छा बताती है, ओमारू ने कहा। ये बात आज मुझे पता चल गई। अब तुम खाना खा लो रानी तासा, तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार हो चुका है। मेरे आदमियों ने खा लिया? हाँ, वे कुछ पहले ही खा चुके हैं। सोमात खाना नहीं खाता क्या? रात को भी नहीं खाया। इसे कभी भी भूख नहीं लगती, रानी तासा मुस्कुराई। ये हम जैसा नहीं है। जो लोग पोपा के भीतर हैं उनसे भी कह दो कि वो बाहर आकर खाना खा लें। रानी तासा ने शांत भाव से उमारू को देखा, फिर कह उठी, उनके पास खाने को बहुत कुछ है, वो बाहर क्यों नहीं आते? वे भीतर जरूरी काम कर रहे हैं। जब उनका काम पूरा होगा वो बाहर आ जाएंगे। रानी तासा ने सामान्य स्वर में कहा, मैं रात वाले कमरे में जा रही हूँ, तुम मेरा खाना वहीं पहुँचा दो। ठीक है, मैं खाना लाने को अभी कहता हूँ, तुम उस कमरे तक चलो। रानी तासा सोमात के साथ आगे बढ़ गई। रास्ते में डोबू जाति के लोग मिल रहे थे। वो उनसे मुस्कुराकर बातें कर लेती थी। वो और सोमाथ नजरों से ओझल हो गए। ओमारू एक आदमी को बुलाकर रानी तासा तक खाना पहुंचाने का आदेश देने लगा। वो आदमी चला गया तो उसे बोबला दिखा, जो कि उसके पास आ पहुंचा था। तुम क्या कर रहे हो? ओमारू ने धीमे स्वर में पूछा। पोपा पर नजर रखी जा रही है, दूर रहकर, बोबला ने बताया। वो पोपा का दरवाजा कभी भी खुला नहीं रखते। मेरे को तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि जिससे मुझे इनके इरादे बुरे लगें। ऐसे दोस्तों का भी क्या फायदा जिनके लिए मन में शक उभरता रहे। ये मामला निपटा क्यों नहीं देते? कैसे? रानी तासा के खाने में जहर डाल दो, उसके बाकी लोगों को हम संभाल लेते हैं। ऐसा करना ठीक नहीं होगा। मुझे रानी तासा में अभी तक कोई बुराई नहीं दिखाई दी। और जादूगरनी जो कहती है उसका क्या? मुझे कुछ वक्त दो। जल्दी में मैं रानी तासा जैसा दोस्त नहीं गंवाना चाहता, उमारू ने सोच भरे स्वर में कहा। क्या तुमने कोई ऐसी बात देखी सुनी कि संदेह उठे? मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, परंतु रानी तासा के आदमी जो पोपा में उसके साथ ही बाहर निकले थे, वो हमारे पहाड़ के भीतर हर जगहों पर घूमते रहते हैं। उनका इस तरह से घूमना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो हमारे दोस्त भी हैं, मेहमान भी। वो कहीं भी जा सकते हैं बोबला, जैसा तुम ठीक समझो। तुम यहाँ सरदार हो। आज रात रानी तासा अपना पर्व यहाँ मनाने वाली है। पर्व ताकत से वास्ता रखता है। रानी तासा का कहना है कि रात के वक्त हम सारे हथियार एक अंधेरे से भरे कमरे में रख दें और कमरा बंद कर दें। दरवाजे के बाहर सोमाथ पहरा देगा। बाकी की रात हम सब मिलकर हंसी खुशी बिताएंगे और सुबह हथियारों वाला कमरा खोल दिया जाएगा। ये कैसा पर्व हुआ? सदूर ग्रह का पर्व है। रानी तासा कहती है कि आज रात पर्व की रात है। तुम ऐसा करोगे? मेहमान की खुशी के लिए ऐसा करना चाहिए हमें, जैसा तुम ठीक समझो। अभी तक हमारे योद्धा उस लड़की और बबूसा को नहीं मार सके। हमारे योद्धा वहां अपने काम में लगे हैं। अब हमें बबूसा की फिक्र नहीं करनी चाहिए। क्यों? रानी तासा बबूसा से निपट लेगी। आखिर वो उसी के ग्रह का है। और वो लड़की, उसे हम अवश्य मार देंगे। रानी तासा ने खाना खाया, परंतु कम खाया। आज उसका दिमाग उलझा हुआ था। वो सोचों में गुम दिखी। इस दौरान सोमाथ कमरे में टहलता रहा था। उसे खाना खिलाने में डोबू जाति की कुछ औरतें लगी थीं। अंत में रानी तासा के कहने पर वो औरतें बर्तन वगैरह ले गईं। रानी तासा ने पास रखा यंत्र उठाया और उसके कुछ बटनों को दबाया। कहिए रानी तासा, यंत्र में से किलोरा की आवाज उभरी। क्या तैयारी हो रही है? रानी तासा ने पूछा।
हमारे आदमी डोबू जाति के महत्वपूर्ण लोगों की पहचान करने में लगे हैं। अब उनकी संख्या 17 हो गई है। हमने योजना बनाई है कि आज रात हम उन सबको खत्म कर देंगे। वैसे तो ये काम हम बेहद सावधानी से करेंगे और कोशिश करेंगे कि किसी को उनकी हत्या होने का पता न चले, परंतु हमारी हरकत उनकी नजरों में आ सकती है और वो अपने हथियारों से हम पर हमला कर सकते हैं। हमारे लोग भी मर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। आज रात मैं पर्व के बहाने डोबू जाति के सारे हथियार एक कमरे में बंद करवाने जा रही हूँ। ऐसे में ये चाहकर भी हम पर अपने हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वो कमरे से हथियार निकाल भी सकते हैं। किलोरे की आवाज यंत्र से उभरी। ऐसा कुछ नहीं होगा। सोमाथ उस कमरे पर पहरे पर रहेगा। ठीक है रानी तासा, हम आज रात के लिए तैयार हैं। मैं आपको खबर करता रहूंगा। आज जो लोग खाना लेने गए हैं उनके बारे में कोई प्लान बनाया? मेरे ख्याल में उन्हें खाना ले आने दिया जाए। हमारा प्लान आज रात शुरू होगा। उनमें भी 3 महत्वपूर्ण आदमी हैं डोबू जाति के। रात उन्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। इन पर कौन सा हथियार इस्तेमाल किया जाएगा? रानी तासा ने पूछा। जोबिना का इस्तेमाल करेंगे। देखते ही देखते इनका शरीर राख हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ। ठीक है, ऐसा ही करना, रानी तासा ने कहा और यंत्र का बटन दबाकर उसे बंद कर दिया। सोमाथ ठिठका और कह उठा, जाति के बाकी लोग भी बाद में सिर उठा सकते हैं रानी तासा। मेरी कोशिश यही होगी कि ऐसा न हो सके। रानी तासा गंभीर दिखी। सोमाथ ने कुछ नहीं कहा। वो पुनः टहलने लगा और बोला, इस बारे में महापंडित क्या कहता है? हम सफल रहेंगे, कहते हुए रानी तासा मुस्कुरा पड़ी। तभी उमारू भीतर प्रवेश करते कह उठा, किस सफलता की बात की जा रही है रानी तासा? ओह उमारू, मेरे दोस्त आओ। रानी तासा ने कहा, हम राजा देव की बात कर रहे थे कि उन्हें वापस अपने ग्रह पर ले जाने में सफल रहेंगे। वो हमारे साथ वापस जाना जरूर पसंद करेंगे। उमारू एक तरफ रखे पत्थर पर बैठता कह उठा, वो वहां के राजा हैं, वापस क्यों नहीं जाएंगे? उमारू मुस्कुराया। आज खाना अच्छा था उमारू। जाति के लोगों ने खास तौर से तुम्हारे लिए बनाया था। उमारू कह उठा। उन्हें मेरा शुक्रिया कहना। तुम्हें याद है कि आज रात हमारा पर्व है? रानी तासा ने कहा, मुझे सब याद है। शाम तक ही सारे हथियार एक बड़े कमरे में रख दिए जाएंगे। वहां रोशनी भी नहीं की जाएगी क्योंकि तुमने वहां अंधेरा रखने को कहा है। ऐसा करने के आदेश दे दिए हैं मैंने। एक बात और भी है। क्या? हम दोस्त हैं ना? पक्के दोस्त हैं, उमारू बोला। हम एक दूसरे का भला चाहते हैं। क्या मेरी दोस्ती में कोई कमी रही? तुमने मेरी मूर्ति वाली बात नहीं मानी, लेकिन मैंने बुरा नहीं माना। दोस्ती में बुरा नहीं माना जाता, परंतु अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जाति के सब लोगों से कहो कि वो मेरी बात को भी तुम्हारा ही हुक्म समझें। ये तो साधारण बात है। मैं अभी कह देता हूँ, जब तुम ये बात अपने लोगों से कहोगे तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। रानी तासा ने कहा। वो मुस्कुरा रही थी। मुझे भला क्या ऐतराज हो सकता है? अभी चलो रानी तासा, उमारू कह उठा। रानी तासा उसी पल उठ खड़ी हुई। शाम 4 बजे बोबला उमारू से मिला। ये तुमने क्या कह दिया जाति वालों से? क्या? उमारू बोबला को देखने लगा। ये ही कि रानी तासा का कहा तुम्हारा कहा माना जाए। तुम तो जाति के सरदार हो और वो मेहमान। इसमें बुरा क्या है? सरदार तो मैं ही हूँ मेहमान की खुशी के लिए। पर तुम्हें ये बात सबसे नहीं कहनी चाहिए थी। मुझे अच्छा नहीं लगा। मेरे इतना भर कह देने से रानी तासा खुश हो जाती है तो मैंने गलत नहीं किया, उमारू ने सामान्य स्वर में कहा। रानी तासा के लाए उपहारों को देखा है? वो सब जाति के लोगों में बांट दो। कल सुबह ये काम करूंगा, बोबला ने कहा। तुम रानी तासा को जरूरत से ज्यादा महत्व दे रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं रानी तासा के प्रति सतर्क हूँ। तभी एक व्यक्ति ने उमारू से आकर कहा कि जादूगरनी उसे बुला रही है। आज रानी तासा के ग्रह का पर्व है। ऐसे में हमें रात को उनकी खुशी में शामिल होना है। जैसे रानी तासा के लोग कहें वैसे ही हमें पर्व में उनका साथ देना है। इस सारे काम की तैयारी तुम अपने हाथ में ले लो। बोबला ने सहमति से सिर हिला दिया। उमारू वहां से सीधा
होम्बी के पास पहुंचा। होम्बी दीवार के सहारे टेक लगाए बैठी थी। उसके सिर के काले बाल कुछ पीछे की तरफ थे तो कुछ उसके कंधों से होते आगे की तरफ आ रहे थे। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा गंभीरता से भरा था। उमारू होम्बी के सामने पत्थर के फर्श पर बैठता कह उठा, कहो जादूगरनी, क्या कुछ नया देखा तुमने? होम्बी ने उमारू को देखा और धीमे स्वर में कह उठी, तेरे को देखने, तेरे से बात करने का मन था तो तेरे को बुला लिया। उमारू की निगाह होम्बी के झुर्रियों भरे चेहरे पर जा टिकी। क्या बात है जादूगरनी, इस तरह तो पहले तुमने कभी बात नहीं की। वक्त ही ऐसा है, क्या करूं, क्या तेरे को कहूं और क्या तेरे को ना कहूं। होम्बी बोली, मैं बहुत कुछ देख रही हूं, दो बातों में जाति का भविष्य देख रही हूं। समझ में नहीं आता कि तेरे से बात करूं या नहीं। कर बात, तू सब कुछ सुनने के बाद मेरे कहने पर चलेगा, इसी में जाति का भला है। होम्बी ने कहा, जाति के भले के लिए मैं सब कुछ करूंगा। उमारू ने गंभीर स्वर में कहा, तो फिर सुन, अगर तूने अपने पर काबू रखा तो जाति को फिर से संवारा जा सकता है। फिर से का क्या मतलब जादूगरनी? बर्बादी के बाद। बर्बादी कैसी होगी? अब ये मत पूछ, जो होना है उसे रोका नहीं जा सकता। रोकने की चेष्टा में बर्बादी बहुत बड़ी हो जाएगी। मुझे बताओ जादूगरनी, तुम छिपा रही हो मुझसे। होम्बी उमारू को देखने लगी। वहां कुछ पल खामोशी रही। जो पूछना हो कल सुबह पूछना। होम्बी ने बेहद शांत स्वर में कहा, कल सुबह? हाँ, कल तेरे को सब बता दूंगी। अभी क्यों नहीं? समय ठीक नहीं है, अनर्थ हो सकता है। कल सुबह से पहले मेरा कुछ भी कहना गलत होगा। आज रानी तासा अपने ग्रह का पर्व यहाँ कर रही है, उमारू ने कहा। जादूगरनी मुस्कुरा पड़ी। रात काफी व्यस्त रहूंगा। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि तुम अभी मुझे कह दो जो कहना चाहती हो? अनर्थ हो जाएगा, तू अपने पर काबू नहीं रखेगा और तेरा उग्र स्वभाव ही जाति को पूरी तरह खत्म करवा देगा। तू आज की रात खामोशी से बिता ले तो जाति, डोबू जाति आगे भी चलती रहेगी। बाद में सब ठीक किया जा सकता है। मैं तेरी बात का मतलब नहीं समझ रहा जादूगरनी, पर तू जो सोचती है ठीक ही सोचती होगी। तेरा फैसला ठीक ही होगा, उमारू ने गंभीर स्वर में कहा। मैंने हमेशा तेरी बात मानी है। होम्बी उमारू को देखती रही। कोई और बात जादूगरनी? बस तेरे को देखना चाहती थी, तेरे से बात करना चाहती थी, होम्बी ने शांत स्वर में कहा। आज तेरी बातें रहस्य से भरी है जादूगरनी, उमारू ने कहा। सब रहस्य आज रात का ही है, कल सब कुछ स्पष्ट होगा। इधर आ मेरे पास। उमारू तुरंत उठा। होम्बी के करीब पहुंचा तो वो बोली, नीचे हो, अपना माथा मेरे पास ला। उमारू ने ऐसा ही किया। होम्बी ने हाथ उठाया, उसके सिर पर रखा और चेहरा करीब खींचकर उसके माथे को चूमा, फिर उसे पीछे धकेल दिया। उमारू सीधा हो गया, परंतु उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ ठहरे थे। ये क्या जादूगरनी, आज तूने पहली बार स्नेह से मेरा माथा चूमा है? होम्बी की आंखों में आंसू चमके। आज दिल किया, तेरे पे प्यार आ गया। तूने जाति की बहुत सेवा की, दिल लगाकर की, पूरी मेहनत से की। मुझे प्यारा है तू, बच्चों की तरह है तू। तेरा बचपन भी मैंने देखा है, जवानी भी देखी है और अब भी देख रही हूँ। बस जा अब तू। होम्बी ने निगाहें फेर ली। रानी तासा के पर्व की तैयारी कर। आज रात के बाद तूफान थम जाएगा। कल का सूरज नया होगा। डोबू जाति को फिर से संवारना होगा। मैं सब संभाल लूंगी, परंतु उसमें काफी वक्त लगेगा। मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो जादूगरनी। अब जा, कल सुबह आना मेरे पास, तब बताऊंगी। उमारू वहां से चला गया। होम्बी ने गीली आंखें साफ की और बुदबुदा उठी। मैं जानती हूँ कि अब तेरे को नहीं देख सकूंगी सरदार उमारू। रानी तासा इस वक्त पहाड़ी के भीतर डोबू जाति के ठिकाने का चक्कर लगाकर लौटी थी, जो कि पहाड़ के भीतर ही भीतर गहराई में जाकर सब देखा था। सब कुछ उसे पसंद आया। तब उसके साथ सोमात के अलावा उसके 4 लोग और थे, जो कि तभी से सारी जगह की खोजबीन कर रहे थे, जब से वे पोपा से यहाँ पहुंचे थे। सब ठीक है, रानी तासा बोली। ये जगह हमारे लिए इस ग्रह पर बहुत बेहतर रहेगी।
इसे हम अपनी जरूरत के मुताबिक बना लेंगे, एक आदमी ने कहा। तभी रानी ताशा के हाथ में थमे यंत्र से अजीब सी आवाजें निकलने लगी। रानी ताशा ने यंत्र का एक स्विच दबाया और यंत्र को मुंह के पास ले जाकर धीमे स्वर में बोली, किलोरा। रानी ताशा, किलोरा की आवाज आई। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये लोग पोपा पर निगाह रख रहे हैं। दिलचस्प, रानी ताशा के होठों से निकला। सच में ऐसा हो रहा है? जी हाँ, हमने पोपा के कैमरों द्वारा आसपास की जगह का निरीक्षण किया तो 7 लोग अलग अलग कुछ दूरी पर छिपे पोपा पर नजर रखते देखे गए। उधर से किलोरा ने कहा, बाहर शाम हो गई? रानी ताशा ने सोच भरे स्वर में पूछा। अंधेरा फैल रहा है। अंधेरा फैलते ही अपने लोगों को उन 7 के पास भेजना। अपने लोगों से कह देना जो बिना हथियार का इस्तेमाल करें ताकि वो राख हो जाएं और किसी को उनकी मौत की जानकारी ना हो, रानी ताशा ने कहा और यंत्र को बंद कर दिया। रानी ताशा सोमात के साथ और अन्य चारों के साथ आगे बढ़ी जा रही थी। आज रात पोपा से जोबिना के साथ हमारे लोग बाहर आएंगे। रानी ताशा उन चारों से बोली, तुम सब उन्हें डोबू जाति के उन महत्वपूर्ण लोगों को दिखा देना जिन पर जोबिना का इस्तेमाल करके उन्हें राख बनाना है। जी रानी ताशा, अब तुम लोग जाओ और अपनी तैयारी में लग जाओ। सरदार ओमारू पर जोबिना का इस्तेमाल करना कठिन होगा क्योंकि वो हर किसी की नज़र में रहता है। रानी ताशा 2 पल सोचकर कह उठी, ओमारू को मैं देख लूंगी। रानी ताशा, ओमारू को मैं मार दूंगा, सोमाथ ने कहा। तुम नहीं, ओमारू का शरीर इन्हें नहीं दिखना चाहिए, उस पर भी जोबिना का ही इस्तेमाल करना होगा। फिर रानी ताशा ने एक से कहा, तुम पोपा में जाओ और मेरे लिए एक जोबिना ले आओ। जी रानी ताशा, उसने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। तुम लोग भी अपने काम करो। बाकी के 3 भी चले गए। आज रात सब कुछ हमारे काबू में आ जाएगा रानी ताशा। जरूर, रानी ताशा ने विश्वास भरे स्वर में कहा। डोबू जाति हमारी मुट्ठी में होगी सुबह तक। रानी ताशा और सोमाथ मूर्ति वाले हॉल में पहुंचे। वहां सब रात के पर्व की तैयारियों में लगे थे। शोर हो रहा था। रानी ताशा कठिनता से ओमारू को उन लोगों की भीड़ में देख पाई। सोमाथ को भेजकर ओमारू को अपने पास बुलवाया। ओमारू, रात के पर्व की तैयारी हो रही है? पूरी तरह, ओमारू मुस्कुराया। जाति वाले आपके पर्व में शामिल हैं और आज नाच गाना भी करेंगे। ये तो अच्छी बात है। पर्व रात के खाने के बाद शुरू होता है हमारे यहाँ। आज तो खाने में ज्यादा पकवान बनाए गए हैं आपके पर्व के लिए। ओह, तुम कितने अच्छे दोस्त हो, हमारा कितना ध्यान रख रहे हो। क्या तुमने अपनी जाति के हथियार किसी कमरे में पहुंचा दिए? ये काम हो चुका है। अच्छा किया। रात के खाने के बाद सोमाथ उस जगह पर पहरा देगा। एक और खुशखबरी है कि पोपा में मौजूद लोग भी बाहर आकर रात को पर्व में शामिल होंगे। वो यहाँ पर खाना भी खाएंगे, रानी ताशा ने कहा। फिर तो वो भी हमारे दोस्त बन जाएंगे। वो अब भी तुम्हारी जाति के दोस्त हैं। आज रात तुम उन्हें देख पाओगे। वो भी अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं। रानी ताशा ने भीड़ की तरफ देखते हुए कहा, मैं बाहर खुली हवा में घूमना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? चलिए, ओमारू ने तुरंत सिर हिलाया। चलो सोमाथ। रानी ताशा, सोमाथ और ओमारू बाहर जाने के लिए आगे बढ़ गए। तभी सामने से वो आदमी आता दिखा जिसे रानी ताशा ने जोबिना लाने पोपा में भेजा था। वो पास आया और मात्र 2 इंच लंबी, आधा इंच मोटी पारदर्शी पाइप रानी ताशा को दी, जिसके भीतर पीले रंग का तरल पदार्थ हिलता नजर आ रहा था। उसके एक तरफ नन्हा सा बटन लगा था। वो आदमी चला गया। ये क्या है रानी ताशा? साथ चलते ओमारू ने पूछा। ये दवा है, रानी ताशा मुस्कुराई। इस दवा को लेने के बाद कोई दर्द बाकी नहीं रहता। हमारी जाति को भी ऐसी दवा की जरूरत है। कुछ दवा हमें भी दे देना, ओमारू ने कहा। जरूर देंगे। रानी ताशा की मुस्कान गहरी हो गई। तीनों पहाड़ से बाहर निकले और रानी ताशा के रुकते ही सोमाथ, ओमारू भी रुक गए। पूरी तरह अंधेरा घिर चुका था। आसमान पर बादलों के टुकड़े भटकते दिखाई दे रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और मौसम सर्द था। पोपा ऐसे में किसी दैत्य की तरह लग रहा था। किस तरफ ले जाओगे हमें ओमारू? रानी ताशा ने पूछा। इस तरफ चलते हैं,
ओमारू ने एक तरफ इशारा किया। तीनों उस तरफ चल पड़े। सामने पहाड़ बर्फ की सफेदी लिए अंधेरे में भी स्पष्ट नजर आ रहे थे। रानी ताशा ने हाथ में पकड़े यंत्र के कुछ बटन दबाए तो किलोरा की आवाज आई। कहिए रानी ताशा, जो काम कहा था वो किया? रानी ताशा ने पूछा। हो गया। हमारे आदमी पहरेदारों पर जोबिना का इस्तेमाल करके वापस लौट आए हैं। रात के लिए तैयारी रखो, आज काम होगा, कहकर रानी ताशा ने यंत्र को बंद किया। किस काम की बात कर रही हो रानी ताशा? पर्व में कुछ काम किया जाता है, वो तुम रात को ही देख पाओगे, रानी ताशा ने आगे बढ़ते हुए कहा। तुम्हारी ये जगह मुझे बहुत पसंद आई ओमारू। सदूर ग्रह पर ऐसी जगह नहीं है। जब भी तुम्हारा मन यहाँ रहने को करे तो यहीं आ जाना। हाँ, अब तो ऐसा करना ही पड़ेगा। धीरे धीरे वे पहाड़ से कुछ दूर आ गए, इतना दूर कि आसानी से उन्हें कोई न देख सके। तब रानी ताशा ठिठकी और ओमारू को देखते मुस्कुराई और कह उठी, तुम्हारी जाति के लोग पूपा पर नजर रख रहे थे ओमारू? क्या? ओमारू चौंका, फिर संभला। वो ऐसा क्यों कर रहे थे? तुमने उन्हें ऐसा करने को क्यों कहा? मैंने नहीं कहा। रानी ताशा कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, तुम्हारे इशारे के बिना तो वो पोपा पर नजर रखेंगे नहीं। तुम्हें सब पता है, बोलो वो ऐसा क्यों कर रहे थे? ओमारू ने आंखें सिकोड़कर सोमाथ को और रानी ताशा को देखा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी वीरान जगह पर आकर ऐसा सवाल पूछने का क्या मतलब है। रानी ताशा मुस्कुरा पड़ी। होम्बी ने तुमसे ये बात छिपाए रखी है कि हम कुछ करने वाले हैं यहाँ, बताया था, ओमारू के होठों से निकला। क्या? ये ही कि तुम कुछ बुरा कर सकती हो हमारा, फिर भी तुम सतर्क नहीं हुए? रानी ताशा हंसी। ओमारू के चेहरे पर उलझन उभरी। अंधेरी की वजह से भाव दिखे नहीं। तुम कैसी बातें कर रही हो रानी ताशा? तुम्हारा सफर यहीं पर खत्म होता है, रानी ताशा ने गंभीर स्वर में कहा। वैसे हम बुरे लोग नहीं हैं, परंतु तुम्हारी ये पहाड़ों के बीच बनी जगह मुझे बहुत पसंद आई। भविष्य में हम इस ग्रह पर इस जगह को अपना ठिकाना बना सकते हैं और तुम किसी भी कीमत पर इस जगह को हमारे हवाले नहीं करोगे। ये क्या कह रही हो? हम दोस्त हैं रानी ताशा, तुम इस जगह को हमसे छीनने की कैसे सोच सकती हो? दोस्त बनकर ही तो गर्दन काटी जाती है। रानी ताशा ने जोबिना थामे वो हाथ सीधा किया। मुझे अफसोस है ओमारू, पर यह जरूरी है। आज रात हम तुम्हारे इस ठिकाने पर कब्जा करने जा रहे हैं। यहाँ हमारी हुकूमत होगी। कहने के साथ ही रानी ताशा ने जोबिना वाली पारदर्शी ट्यूब पर लगा बटन दबा दिया। चुटकी बजाने जैसी आवाज उभरी। ओमारू को लगा जैसे कोई अंगारा उसके पेट में धंस गया हो। अगले ही पल वो नीचे जा गिरा और तड़पने लगा। वातावरण में मांस जलने की दुर्गंध फैल गई। ओमारू का शरीर राख बनता जा रहा था। मात्र मिनट भर का वक्त लगा। नीचे सफेद बर्फ पर मानवीय आकृति के रूप में राख पड़ने का सा निशान नजर आने लगा। हैरत की बात थी कि शरीर की हड्डियां भी राख में परिवर्तित हो गई थी। वहां कोई हड्डी पड़ी नहीं दिख रही थी। सोमाथ ने पैर से राख के उस निशान पर बर्फ सरका दी। तो दोस्तों, आज का यह एपिसोड यहीं विराम लेता है। इसके बाद इसके अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।